ऑल एंड इंसिडेंटली 1 साल पहले इसी वर्कशॉप में आई वाज देयर. आप में से जो लोग पार्टिसिपेंट्स थे पिछली बार, इट इज़ अ मीटिंग अगेन. एंड जो लोग नए हैं, आई रियली होप टू बिगिन विद दिस लेक्चर. आप जितना टाइम यहाँ पे होंगे, यू आर गोइंग टू लर्न मोर एंड मोर. ओके, सो AI, राइट? Anybody who can pronounce, speak or use the word AI uses the word AI, isn't it? और कितना सुपरफिशियल हो गया है ना. इनफैक्ट आपका मैं ये रियल एग्जांपल दे रही हूँ आपको कि हर फोन, हर टीवी, हर डिवाइस में AI है. एंड नॉट नोइंग व्हाट एग्जैक्टली AI इज. 2-4 दिन पहले मैं एक विलेज आउटरीच प्रोग्राम के लिए गई थी. देयर इज अ विलेज नियर पिलानी. सूरजगढ़ इज द नेम ऑफ द विलेज. सो वहाँ पे एक राशन स्टोर है, छोटा सा प्रोविजन स्टोर है. एंड वहाँ बाहर लिखा हुआ था, हमारे यहाँ पे सब सामान सरकारी मूल्य पे, दैट मीन्स गवर्नमेंट प्राइस के ऊपर मिलता है. AI इनेबल्ड शॉप. AI इनेबल्ड शॉप मतलब हम तो बहुत आगे निकल रहे. और मतलब पर्सनली मुझे खुशी होती है ना जब कोई बहुत छोटी जगह से कोई बड़ा इनोवेशन, कोई बड़ा ब्रेक थ्रू आता है. तो मुझे लगा मुझे तो ज़रूर पूछना चाहिए कि AI इनेबल्ड शॉप क्या है. तो मैंने उनसे पूछा ये AI इनेबल्ड शॉप क्या है. तो ये सेड आइए इनसाइड, अंदर आएंगे तो सामान लेंगे. Amazing. आइए इनसाइड एंड ये शॉप इनेबल्ड है. He could really frame कि the shop is open. He said आइए इनसाइड, शॉप इज इनेबल्ड, आप सामान खरीदिए. So AI के पता नहीं कितने फॉर्म्स हैं. So that is why I said कि, and of course our Prime Minister says it's all India and America India, you know. So जो भी AI वर्ड यूज कर सकता है वो AI वर्ड यूज कर लेता है. लेकिन आप लोगों से ये एक्सपेक्टेशन नहीं है, राइट? आप लोग इंजीनियर्स हो. People actually look at you with a different lens. आप लोगों से ये एक्सपेक्टेड है कि कहीं AI लिखा हुआ होगा तो आप रुकेंगे और पूछेंगे इसमें AI क्या है. तुम सरकारी सामान बेच रहे हो 10% उस पर कमीशन पे और इसमें AI क्या है, ये आपसे एक्सपेक्टेड है. क्योंकि आपसे एक्सपेक्टेड है कि आपको कॉन्सेप्ट्स और फंडामेंटल्स पता हो. एंड दैट इज व्हाई दिस वर्कशॉप. सो आई रियली थैंक प्रोफेसर अनुराग एंड हिज टीम फॉर कंडक्टिंग दिस वर्कशॉप. और इसमें जितना यूथ, वाइब्रेंट यूथ को यहाँ पे इन्वॉल्व करने के लिए. सो टू बिगिन विथ, अभी इनॉग्रेशन के बाद में वी हैड अ गुड रिफ्रेशमेंट ब्रेक, है ना. हमने समोसा और चाय, जो हमारी कंट्री का एक कुछ फीलिंग होती है ना गवर्नमेंट ऑफिस में आने की. सो समोसा हमारे यहाँ का नेशनल स्नैक है, राइट? एंड वो समोसा था. एंड उसको खा के हमें क्या लगा, सिर्फ एक समोसा लगा या हमें उसकी पूरी वैल्यू चेन समझ में आई? What really happened when we saw that samosa? हमने अपनी एक छोटी सी लोकल वैल्यू चेन, क्योंकि अनुराग जी ने मुझे बोला कि मैडम ये समोसा खाइए. मैंने बोला सर अपन क्या शुरू हो गई? उन्होंने मैडम मैंने बिल्कुल गरम मंगाया है, ठीक है. सो उसी टाइम मेरे दिमाग में एक वैल्यू चेन आई कि फार्मर के यहाँ से ये आलू का फसल उगा और वहाँ से हार्वेस्ट होके फिर मंडी में आया. मंडी से फिर लोकल वेंडर के पास आया. लोकल वेंडर से एक स्वीट शॉप ओनर ने खरीदा. उसने पोटैटो बॉईल किया. एक बंदे को तो रखा ही होगा एज असिस्टेंट. आलू मैश किया, ऑर्डर का वेट किया. आप सब प्लस मी +1, है ना, उतने समोसों का ऑर्डर मिला. और फिर उसने और फिर साथ में मैदा और ऑयल एंड स्पाइसेस, ये सब कुछ. सो एक समोसा, जब तक वो समोसा मुझे हाथ में मिला, मेरे सामने वो पूरा एक वैल्यू चेन मूव कर रहा था कि सो मच ऑफ थिंग्स, सो मच ऑफ जर्नी वेंट इनटू वन समोसा. एथिकली आई शुड नॉट डिनाई इट, राइट? सो आई एंजॉयड दैट समोसा. बट आप सोचिए कितनी सारी ऐसी चीजें हैं. जब हम किसी फसल की बात करते हैं तो हमारा एक मेंटल मेकअप उस फसल के लिए रहता है खेत, राइट? द फार्म एंड द फार्मर एंड द क्रॉप. इसके बियॉन्ड हम नहीं सोचते. फसल, अगर मैं आपसे आज भी पूछूं गेहूं, धान, ये सब देखा है तो कि हाँ पेड़ उगता है, वहाँ पे पानी में लगाया जाता है, किसान ऐसा होता है. लेकिन जितना इम्पोर्टेंट उसका खेत में उगना है, उतना ही इम्पोर्टेंट उसकी पोस्ट हार्वेस्ट जर्नी है. एंड मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो पोस्ट हार्वेस्ट जर्नी है, दिस इज द मेजर रीजन फॉर फूड लॉस. क्योंकि हमारे पास 1000 ज्ञान है,
ट्रेडिशनल भी, मॉडर्न भी, व्हाट्सएप का भी, डिजिटल भी, हर तरीके का ज्ञान है कि किसान को उसका काम कैसे करना चाहिए। सारी बेस्ट टेक्नोलॉजीज हैं, ग्लोबली भी हम इस बात के लिए कनेक्टेड हैं, लेकिन जब फसल कट जाए वहां से लेके आपकी टेबल तक हाउ द फूड शुड बी प्रोसेस्ड, it is so much fragmented, and that is why there is so much of food loss. So I thought that since I work on agriculture, why not I highlight how this artificial intelligence can help us repair a fractured supply chain. अब आप सोचिए ना कितना बुरा हो जाता है अगर आज आलू नहीं आता तो हमें समोसा नहीं मिलता, है ना। मतलब 2 मिनट लगे मुझे वो समोसा खाने में, आपको शायद 1 मिनट या 5 मिनट लगा होगा, धीरे धीरे आपके फ्रेंड्स से बात करते हुए आपने खाया होगा। 5 मिनट के समोसे के लिए अगर वो, और शायद हमारा ध्यान भी नहीं गया कि इसमें कितने आलू गए होंगे, लेकिन अगर ये आलू ही नहीं आता तो हमें समोसा नहीं मिलता, राइट। अगर कॉर्न या ब्रेड, व्हीट नहीं आता तो हमें ब्रेड नहीं मिलती। अगर सूरजमुखी, कनोला या कॉटन सीड या मस्टर्ड मार्केट में नहीं आता तो हमें ऑयल नहीं मिलता, है ना। सो हमारा फोकस उस एंड प्रोडक्ट पे है। अगर वो एंड प्रोडक्ट हमें मिले उसके लिए क्या जरूरी है, फार्म के बाद की वैल्यू चेन बिल्कुल इंटैक्ट हो, वहां पे लॉसेस मिनिमम हो। और मैं इतनी बात कर रही हूँ, लेकिन मैं ये तो बता दूं कि मैं हूँ कौन, ठीक है। सो दिस इज माय ब्रीफ इंट्रोडक्शन। आई स्टार्टेड माय जर्नी एज अ UNCGIR साइंटिस्ट, इंटरनेशनल रिसर्च साइंटिस्ट, वो पोजीशंस होती हैं। उसके बाद में आई स्टार्टेड वर्किंग एज आई गॉट प्रमोटेड एज डिप्टी डायरेक्टर ऑफ कॉमनवेल्थ एग्रीकल्चर, जहाँ पे पूरा सदर्न हेमिस्फीयर, और ये बात मैं हर यूथ को कहती हूँ, एंड आई एम सो ग्लैड कि इस रूम में बैठे सारे यूथ हैं। मैं आपको कहती हूँ कभी भी आप ग्लोब देखेंगे ना, एक वो भूगोल देखेंगे, तो आप बहुत क्लियरली डिवाइड कर सकते हैं इसको नदर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है। सदर्न हेमिस्फीयर की कंट्री की एक स्पेशलिटी है, यहाँ सब गरीब देश हैं, यहाँ सब वो देश हैं जो कॉलोनाइज हो चुके हैं, यहाँ सब वो देश हैं जो खाना उगाते हैं, यहाँ सब वो देश हैं जो ओवर पॉपुलेटेड है। कुछ तो रिश्ता है ना सब, इसीलिए ग्लोबल साउथ। अब जब साउथ इतना कनेक्टेड है तो नॉर्थ में भी कुछ तो स्पेशलिटी होगी। नॉर्थ वो कंट्रीज हैं जो वर्ल्ड के सुपर पावर्स हैं, नॉर्थ वो कंट्रीज हैं जिन्होंने कॉलोनाइज किया है, नॉर्थ वो कंट्रीज हैं जो सुपर रिच है, नॉर्थ वो कंट्रीज हैं जो टेक्नोलॉजी डेवलप करती हैं, ठीक है। चाहे वो AI हो, चाहे वो ग्रीन रेवोल्यूशन हो, चाहे वो पेस्टिसाइड के मॉलिक्यूल्स हो, आप क्लियर कट डिवाइड कर सकते हो। इट इज नॉट जस्ट अ ज्योग्राफिकल डिवाइड, इट इज अ टेक्निकल डिवाइड, इट इज अ फाइनेंशियल डिवाइड, इट इज अ सोशल डिवाइड। और इस पूरे डिवाइड में कॉमनवेल्थ कंट्रीज का एक स्पेसिफिक रोल है। कॉमनवेल्थ कंट्रीज वो कंट्रीज हैं जिनको ब्रिटिश ने कॉलोनाइज किया। सो मेरी पोस्टिंग्स मोस्टली ग्लोबल साउथ में रही, मेरे हेडक्वार्टर्स ग्लोबल नॉर्थ में रहे, इसीलिए मुझे ये डिफरेंस क्लियर कट पता है। एंड आई हैव सीन इट, विटनेस्ड इट। 12 साल मैं इन जगहों पे रही हूँ, 35 कंट्रीज में मेरी पोस्टिंग रही, और मैंने यही चीज़ ऑब्जर्व करी कि वहाँ पे और यहाँ पे माइंडसेट का, अप्रोच का, फूड का, वैल्यू चेन का क्या डिफरेंस है। एंड राइट नाउ आई एम वर्किंग एज एसोसिएट प्रोफेसर एट IIT दिल्ली, सेंटर फॉर रूरल डेवलपमेंट एंड यागी स्कूल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मेरा जॉइंट अपॉइंटमेंट है। सो अब अगर मैं आपसे पर आप तो यहाँ पे देख रहे हैं ना, ओके। सो अब अगर मैं आपसे बात करूँ इंसान की माइलस्टोन्स, ह्यूमन काइंड के 4 ऐसे माइलस्टोन जिन्होंने ह्यूमन लाइफ पूरी की पूरी डिफाइन करी, वो कौन से 4 मोस्ट इंटरेस्टिंग माइलस्टोन्स हो सकते हैं, अभी हम सोच के देखें। तो सबसे पहला माइलस्टोन कॉग्निटिव माइलस्टोन, जिसमें पहली बार जब आग से ह्यूमन बीइंग का इंटरेक्शन हुआ और उसने इट इज सेड कि वो एक गुफा में गया, वहाँ पे एक मतलब बहुत बारिश तेज आंधी तूफान आ रहा था और एक पेड़ के ऊपर बिजली गिरी। देखो हम में से कोई उस टाइम अलाइव नहीं था, मैं आपसे कितने भी बड़ी हूँ पर आई प्रॉमिस यू मैं उस टाइम जिंदा नहीं थी, मैंने भी ये कहानी सुनी है, ठीक है। सो वो एक जलती हुई लकड़ी अपनी गुफा में ले आया और वहाँ पे उसने देखा अरे यहाँ तो काफ़ी मीट पड़ा हुआ है, एनिमल्स मार के उसने रखे हुए, ठंड थी तो उस आग से उसको थोड़ा सा कंफर्टेबल लगने लगा। उसने वो मीट रोस्ट किया और जब उसने मीट रोस्ट किया तो उस एनिमल स्किन में से जो फैट था वो उस लकड़ी के ऊपर गिरता जा रहा था। दैट मीन्स फ्यूल, राइट। हम घी या तेल आज भी डालते हैं ना लकड़ी पे।
So it was continuously allowing that flame to burn. अब वो जब हम खाना खा लेते हैं तो हमारा दिमाग चलने लगता है, ये ह्यूमन बीइंग का शायद उस टाइप से प्रॉब्लम है. सो उसका दिमाग उस टाइम चल पड़ा, खाना खा लिया, अच्छा खाना खा लिया, so खाना तो बहुत टेस्टी था. सी आवर लाइकनेस फॉर टेस्ट हमारी तब भी थी. सो अब क्या किया जाए, कुछ सोचा जाए. तो उसने सोचा, एंड बिलीव मी आज भी हमारे सामने यही क्वेश्चन है. तो तब भी सोचा अब इस एनर्जी को मैं कैसे सेव करूँ ताकि ये बार बार मुझे सर्व कर सके. और आज भी हम क्या सोच रहे हैं, हाउ डू वी सेव एनर्जी. कभी सोलर, कभी विंड, कभी फॉसिल फ्यूल. हाउ डू वी रियली सेव एनर्जी? वी आर एक्चुअली बीटिंग अराउंड द सेम बुश टिल नाउ. खैर 70,000 साल पहले ये कहानी, ये मैं आपको मॉडर्न साइंस का कैलकुलेशन बता रही हूँ, वैदिक साइंस का. सो 70,000 पहले ये एक छोटी सी घटना हुई. उसके बाद में तो फिर इट इज एवरीथिंग वी सेड इज हिस्ट्री की. उसने फायर डिस्कवर किया, उसने मेटल्स, फिर वेपन्स, फिर व्हील, ये सारी चीज़ें डिस्कवर होते 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 12,000 साल पहले उसने अब आपको फार्मर डिक्लेयर कर दिया कि अब हम बहुत ज़्यादा जंगल में नहीं जाएंगे मारने के लिए. और उसके पीछे भी क्या रीज़न था, सिंपल सा रीज़न था जी. सिंपल सा रीज़न ये था कि उस ज़माने की लेडीज़ को भी बात करने की बड़ी प्रॉब्लम रही होगी शायद. मैं उस टाइम भी जिंदा नहीं थी, लेकिन है ना कुछ हम लोगों में, वी डोंट चेंज. सो अब फॉरेस्ट में गए और वहाँ पे 2 लेडीज़ मिलके लगी उनकी बातें करने, और में वो जिसका भी शिकायत करने लगे होंगे वो भाग गया होगा. सो ग्रुप ऑफ मेन दे यूजुअली गेट अनॉयड विद दिस थिंग. सो उन्होंने कहा, डिसाइड किया, देखो वुमेन विल स्टे पुट एट होम, क्योंकि अब बहुत सारे लोगों को लेके भाग नहीं सकते ना अगर एनिमल अटैक करे. दूसरा, एक एजिंग पॉपुलेशन है और एक बहुत छोटी बच्चों की पॉपुलेशन है. तो वुमेन एक एक्टिव मीडियम एज पॉपुलेशन है. आप इन दोनों का ध्यान रख लो. और हम men will go, they are stronger, so they will go in the farm, in the forest and they will get the animals killed. Agreed. But problem जो थी ना बोलने की, वो डिस्प्लेस करने से नहीं खत्म हुई. अब वुमेन ने वहाँ पे ग्रुप बना लिया और शुरू बातें करनी. अब उनमें से एक ओल्ड लेडी ने बोला कि तुम हमेशा कैसे बातें कर सकती हो, अब उन्हें क्या पता फ्यूचर में जाके ये व्हाट्सएप में कन्वर्ट हो जाएगा. सो तुम हमेशा कैसे बातें कर सकती हो, जाओ थोड़ा सा कुछ ग्रेन्स कलेक्ट करके ले आओ. These women they went out and they collected some grains. अब वो जो ग्रेन थे वो एक्चुअली सीड्स थे. तो इस वुमेन ने उनको काफ़ी सीड्स तो दिए रोस्ट करके, फिर पत्थर पे ग्राइंड करके आटा वाटा बना लो. और कुछ के लिए उसने सोचा हाउ डू आई सेव दीज सीड्स, और उसने फील्ड में डाल दिए. थोड़ी सी ज़मीन थी उसमें डाल दिया, उस पर फसल उग गई. फसल उग गई तो उसको लगा अरे ये तो बहुत ही अच्छा है, कहीं जाना ही नहीं पड़ा, यहाँ पे बैठे बैठे मेरे कमांड पे चीज़ें उग गई. दैट कंट्रोल ऑफ पावर. सो एग्रीकल्चरिस्ट हम तब बन गए, मानेंगे या नहीं, बट वुमेन वर द फर्स्ट एग्रीकल्चरिस्ट, राइट. उसके बाद में आया साइंटिफिक रेवोल्यूशन, जब हमने चीज़ों को बहुत डेटा और एनालिसिस और ऑब्जर्वेशन, कंक्लूजन, इन सब चीज़ों के यार्डस्टिक्स के ऊपर पढ़ना परखना शुरू किया. तो साइंटिफिक रेवोल्यूशन शुरू हुआ 5000 ईयर्स पहले, जिसमें मेनली स्टीम इंजन का बहुत बड़ा रोल था. उसके बाद में पैस्चराइजेशन, फिर मतलब इलेक्ट्रिकल वाज वन एस्पेक्ट जिसमें बहुत सारे इनोवेशन हुए. फिर कंप्यूटर्स केम लेटर, बट मैकेनिकल वाज अनदर एस्पेक्ट जिसमें बहुत सारे इनोवेशन हुए. एंड देन वेरी रिसेंटली केम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. जितना डिजास्टर अर्थ का होना था वो पिछले 2-2.5 सालों में इसी वजह से हुआ, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से. ये 4 ऐसे माइलस्टोन हैं जिन्होंने ह्यूमन सिविलाइजेशन को ड्रास्टिकली इम्पैक्ट किया. सो व्हाट आर कॉग्निटिव रिवोल्यूशन, जो सबसे पहले आया था, जिसमें हम देखना, बोलना, समझना, ये सब चीज़ें रजिस्टर करते हैं, जिसमें हमारी याददाश्त वगैरह. फिर अब जो एज है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की एडवांस्ड एज, व्हाट इज इट? इट इज AI, ML एंड DL. सो अगर मैं आपको एक छोटी सी चीज़ पूछूँ, और ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 1 आया था तब इंडियंस कहाँ थे? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 1 में आपको बता दूँ आया था स्टीम इंजन के साथ, जिस एरा में इंडियंस कॉलोनाइज्ड हुआ करते थे. हम ब्रिटिश कॉलोनाइज्ड थे, तो हम कहाँ थे? वेयर वर वी इन दैट प्रॉपर स्पेस? बहुत दुख की बात है, बट वो एक ऐसा डार्क पीरियड था. आप लोगों ने सुना होगा बंगाल फैमिन के बारे में. और जो लोग उड़ीसा को बिलोंग करते हैं या बंगाल को बिलोंग करते हैं या बिहार को बिलोंग करते हैं, तो ये 3 स्टेट्स बंगाल, उड़ीसा एंड बिहार, इन तीनों स्टेट्स में से फूड सप्लाई ना करके ब्रिटिश ने अपनी कंट्री में भेजा था टू मेक इट इनटू इंडस्ट्री. सो जो ग्रेट बंगाल फैमिन आई थी उसमें अलोन उड़ीसा में 5 मिलियन पीपल डाइड. बंगाल और बिहार की तो काउंट ही नहीं है, सिर्फ
अलोन वन स्टेट की मैं आपको बात बता रही हूँ. सो जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 1 आया था, इंडियंस वर डेड बॉडीज. हमारी डेड बॉडीज के ऊपर ब्रिटिश एंड द वेस्टर्न वर्ल्ड दे प्रोग्रेस. फिर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 2.0 आया. 2.0 में क्या हुआ? बहुत सारा मैकेनाइजेशन शुरू हुआ, ऑटोमेशन शुरू हुआ. उस टाइम में इंडियंस कहाँ थे? हम वर्कर्स थे, क्योंकि हम नए नए लिबरेट हुए थे, हमें नई नई आज़ादी मिली थी. और फैक्ट्री जॉब्स, क्योंकि अब खेती किसानी इतनी रही नहीं थी, फैक्ट्री जॉब्स वर समथिंग पीपल वर लुकिंग एट. सो वर्कर्स थे इंडियंस मोस्टली. इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन 3.2 आया. उस टाइम में हम कहाँ थे? दैट वाज अ गोल्डन पीरियड. वो हमारी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का एक बहुत अच्छा चैप्टर था. ये तब की बात है जब बहुत सारे कॉल सेंटर्स हमारी कंट्री में आए थे. एंड आई माई सेल्फ हैड सीन लोगों का पूरा लाइफ स्टाइल, फाइनेंशियल स्टेटस चेंज हुआ था, बिकॉज इवन ग्रेजुएट्स वर एबल टू अप्लाई फॉर दीज पोजिशंस. And the best position what an educated person could get or aspire for was a manager. So industrial revolution 3.0 में हम managers, ठीक है, हम best manager कोई होता था, बैंक मैनेजर, कंपनी मैनेजर, good enough, भाई बहुत रेपुटेड चीज़ है. इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0 है, तो हमें कहाँ होना चाहिए? हमें कहाँ होना चाहिए? देखो अब मैं कह सकती हूँ, मैं आपसे बहुत बड़ी हो एज में, तो ये रेवोल्यूशन आपका है. नाउ आई कैन थ्रो इट ऑन यू. हमें कहाँ होना चाहिए? लीडर्स. वी हैड बीन डेड, वी हैड बीन वर्कर्स, वी हैड बीन मैनेजर्स. नाउ इट्स आवर चांस टू बी लीडर्स. दैट इज व्हाई आवर गवर्नमेंट कंटिन्यूअसली प्रोपेल्स फॉर स्टार्टअप्स, फॉर फ्रूगल एआई, फॉर एआई टू द लास्ट माइल. क्योंकि जितने इनोवेशन निकलेंगे वो अब हम ही में से निकलेंगे. सो हमें लीडर होना है, राइट? We just can't have somebody else telling us कि आप ऐसे करो, आप हमारी टेक्नोलॉजी खरीदो. नहीं, we will develop and then we will sell it to the world. This is the time we are aspiring for. So AI, ML and DL की quick definitions, like जब हम किसी मशीन को अपनी इंटेलिजेंस आउटसोर्स करते हैं, it doesn't mean कि मशीन इंटेलिजेंट और हम नेचुरल स्टूपिड हो गए. वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट हम बना देंगे, बट we are not naturally stupid, we are naturally intelligent. सो मशीन से जब हम एक ह्यूमन लेवल का काम एक्सपेक्ट करते हैं, एक ह्यूमन प्रिसिशन का काम एक्सपेक्ट करते हैं, तो उसको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं. और उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक सबसेट है मशीन लर्निंग. मशीन लर्निंग में हम बिग डेटा, मतलब वॉल्यूमिनस डेटा, और बिग डेटा सबसे ज़्यादा इंडिया में सूट करता है, क्योंकि हर चीज़ में हमारा नंबर ना करोड़ में आता है, करोड़ में, राइट? अगर मैं सिर्फ ये कह दूँ कि समोसा या आलू पराठा, अगेन आलू इज द डिश फॉर द डे. सो आलू पराठा कितने लोगों का मॉर्निंग ब्रेकफास्ट होता है? तो यूरोप वाले, या लेट अस ट्विक अ क्वेश्चन, आलू कितने लोग ब्रेकफास्ट में यूज करते हैं? तो पूरा यूरोप मिला ले तो भी वो सिर्फ हैश ब्राउन कहेंगे या पोटैटो मैश कहेंगे. और हमारे यहाँ हर घर में से नई पोटैटो की डिश निकल जाएगी. कोई आलू पराठा कहेगा, कोई आलू पराठा, कोई आलू की सब्जी, कोई आलू पूरी, आलू कचौरी, सिर्फ आलू, आलू रोटी, मतलब यू नेम इट एंड यू विल हैव. अरे पोहे में भी डाल देंगे, उपमा में भी, तुम नाम लो उस चीज़ में हम आलू ऐड कर सकते हैं. और ये सिर्फ मैं एक घर की बात कर रही हूँ. अगर मैं आपसे कहूँ दिल्ली, तो वो पूरे यूरोप से बड़ा डेटा होगा. और अगर मैं कहूँ नॉर्थ इंडिया, तो यूरोपियन यूनियन प्लस मिडिल ईस्ट आ जाएगा. और अगर मैं कहूँ पूरा इंडिया, तो आप उसमें यूएस भी ऐड कर सकते हैं. वी आर द डेटा, हर चीज़ हमारे डेटा है, राइट? सो बिग डेटा हम पे बहुत सूट होता है, क्योंकि हमारी कोई भी चीज़ मॉडल ट्रेन करने के लिए बेस्ट केस स्टडी है. जैसे कि ह्यूमन में दो तरीके के, नॉर्मली जो आप लोग ऑयल्स लेते हैं, तो उसमें दो तरीके के ओमेगा एसिड्स मिलते हैं. एक ओमेगा 3, एक ओमेगा 6, राइट? आपको घर में, आपने अगर अपनी मदर से सुना होगा, या जो भी आपके यहाँ पे खाना बनाते हैं उनसे सुना होगा, फैट्स में ओमेगा 3 इज गुड, या रिफाइंड ऑयल इज गुड. हर किसी को रिफाइंड ऑयल अच्छा लगता है, लाइट गोल्डन कलर का होता है, चिप भी नहीं करता है, जल्दी से बर्तन भी साफ हो जाता है. लेकिन आपको मालूम है, इट इज वेरी बैड फॉर हेल्थ. फॉर एवरी अदर रीजन छोड़ दीजिए, इट हैज ओमेगा 6. योर बॉडी डजंट नीड ओमेगा 6, योर बॉडी नीड्स ओमेगा 3, राइट? तो अब मैं आपसे कहूँ, कितने लोग ऐसे हैं जिनको ये बात पता है कि ओमेगा 6 इज बैड फॉर हेल्थ, ओमेगा 3 इज गुड फॉर हेल्थ? मस्टर्ड ऑयल में सबसे ज़्यादा ओमेगा 3 है. आप मस्टर्ड ऑयल खाइए. पूरी कंट्री का डेटा अगर आप देख लें और उनका हेल्थ स्टेटस देख लें, ये सिर्फ ऑयल इंडस्ट्री को रेवोल्यूशनाइज करने के लिए काफ़ी है. 1.8 बिलियन पीपल,
एंड स्टिल काउंटिंग, हम रुक नहीं गए, स्टिल काउंटिंग. सो दिस इटसेल्फ, हम खुद ही बिग डेटा है. सो जब हम बिग डेटा की बात करते हैं, मशीन लर्निंग कम्स वेरी क्विक. हमारा इतना डेटा कौन कंप्यूट करेगा? मशीन्स करेगा, फटाफट फटाफट कर देती है. डीप लर्निंग क्या होता है? डीप लर्निंग इज अनदर सेट ऑफ एआई. उसमें भी हम बिग डेटा एक्सेस करते हैं, तो उस पर हम लेयर्स लगा देते हैं. सो न्यूरल नेटवर्क्स आर द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ डीप लर्निंग, जिसमें हमें बहुत ज़्यादा प्रिसाइज वैल्यू चाहिए होती है ना. वो सो जैसा मैंने आपको बताया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो टूल्स, टेक्निक्स या डिज़ाइंस जो हम ह्यूमन इंटेलिजेंस के बेसिस के ऊपर या इक्वल वर्क करते हैं. सो अब हम वी लिव इन टू टाइप ऑफ कंट्री ना. हमारा एक कंट्री हमेशा दो एग्जांपल्स हमें प्रोवाइड करता ही है. और जब मैं बाहर रहती थी, जब मैं इस कंट्री का सिटीजन नहीं थी, तो मुझे सब जगह कहते थे कि जितनी चीज़ें इंडिया में सही हैं, एग्जैक्टली वही चीज़ इंडिया में गलत भी है. ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यू विल फाइंड इक्वल नंबर ऑफ पीपल जो 50% कहेंगे हाँ रात में दूध पी के सोना अच्छी बात है, पीपल चिल्ड्रन शुड ड्रिंक मिल्क एट नाइट, क्योंकि वो आपकी कैल्शियम बिल्डिंग करता है बोन्स में. एग्जैक्टली 50% कहेंगे मिल्क सुबह लेना चाहिए, नाइट में लेना चाहिए, बिकॉज वो एसिड जनरेट करता है. यू रियली डोंट नो व्हाट टू फॉलो. यू रियली डोंट नो व्हाट टू फॉलो. ठीक है, कोई कहेगा कोकोनट ऑयल इज गुड, एग्जैक्टली सेम नंबर ऑफ लोग आपको कह देंगे कोकोनट ऑयल इज बैड, मस्टर्ड ऑयल इज गुड. कोई कहेगा मुहूर्त 11 बजे का सुबह, कोई एग्जैक्टली लोग कहेंगे मुहूर्त 11 बजे का रात को. सो जितनी चीज़ें इंडिया में सही है, एग्जैक्टली वो एग्जैक्टली दे आर रॉन्ग. सो यू विल नेवर फाइंड अ परफेक्ट राइट और परफेक्ट रॉन्ग इन आवर कंट्री, बिकॉज वी आर वेरी डाइवर्स ग्रुप ऑफ पीपल, इजंट इट. सो अब मैं आपसे कहती हूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो फार्मिंग जैसी जगहों को कैसे इम्पैक्ट कर सकती है. मतलब फार्मिंग का स्टेक होल्डर तो फार्मर है ना. फार्मर तो ये मेरे कॉलेजेस में नहीं पढ़ता है, फार्मर्स तो आईआईटी में नहीं पढ़ते हैं. ही इज अ फुल स्केल एम्प्लॉयड बाय हिज फार्म लैंड. सो हाउ ही गेट्स इम्पैक्टेड बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? छोटी छोटी सी चीज़ें हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट एआई प्रोविजन स्टोर, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें हम एआई इनेबल्ड फैसिलिटीज़ उनको प्रोवाइड कर सकते हैं. और ये भी फैक्ट है कि जो फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस एंड टाइम्स आए थे, वो पहले केमिस्ट्री का था, फिर फिजिक्स का. मैंने आपको बताया मैकेनिकल में बहुत सारे एवोल्यूशंस हुए थे, इलेक्ट्रिकल में हुए थे. नाउ इट्स बायोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल प्लस एआई. सो मतलब एवरी बायोलॉजिकल सिस्टम विल हैव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. अब ये वो एरा नहीं है जब मदरबोर्ड एंड चिप्स सिर्फ कंप्यूटर्स में लगते थे, राइट. अब मदरबोर्ड एंड चिप्स बनाने के लिए आप डीएनए यूज़ करते हैं, या आप प्लांट मटेरियल, बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स यूज़ करते हैं. मैं खुद जिस रिसर्च टॉपिक पे काम करती हूँ वो ये सेंसर के लिए, अगर हम बायोलॉजिकली डिग्रेडेबल मटेरियल, और वो भी कौन सा, जो एग्रीकल्चरल मैक्रोन्यूट्रिएंट या माइक्रोन्यूट्रिएंट हो, ताकि जब वो डिसइंटीग्रेट हो जाए तो कम से कम प्लांट को उसका न्यूट्रिएंट तो मिल जाए. So we are just trying to develop that kind of material. So now this revolution is not without biology. So अगर आपने अभी तक बायोलॉजी से डर के मैथ ली थी तो sorry about that, get the basics right. So this fourth revolution is about biotechnology. गवर्नमेंट की पॉलिसी भी है Bio-E3 and AI, हर चीज़ में artificial intelligence. So agriculture के भी चार aspects हैं. सबसे पहला, जब वो किसान खेत में जाता था और अपनी कुल्हाड़ी से ज़मीन खोदता था, हल चलाता था. सेकंड आया, ये वर्ल्ड वॉर के बाद की बात है, मैकेनाइजेशन शुरू हुआ, जब ट्रैक्टर्स आने लग गए. थर्ड, जब डिजिटल एग्रीकल्चर शुरू हुआ, आईओटी आने लग गया, आप फोन से अपना वाटर पंप ऑन कर सकते थे या मंडी से अपने आप को लिंक कर सकते थे. और जो फोर्थ वाला है, थर्ड वाला ग्रीन रेवोल्यूशन, जिसमें हाई वैरायटी सीड्स थी, जिसमें उसका मोनो वैरायटी सब जगह वो ग्रो कर रहा था. और फोर्थ डिजिटल रेवोल्यूशन, जिसमें हर चीज़ उसकी डिजिटल थी, उसको अब मेजर भी करने की ज़रूरत नहीं, कितना पेस्टिसाइड वो यूज़ कर रहा है, क्या वॉल्यूम उसे यूज़ करना है. पेस्टिसाइड बॉटल के ऊपर हर डोज डिफाइंड है, मतलब ग्रेजुएटेड है, और वो सेंसर्स लगे हुए हैं उसमें. अगर आप इतने फील्ड, आपको सिर्फ पंच करना है, मेरा 1 एकड़ का फील्ड है, मेरी क्रॉप कॉटन है, उसमें आपको कितने लीटर्स पीपीएम पीपीवी कोई तरीका नहीं डिफाइन करने का. वो आपको कहेंगे कितने ढक्कन, कितने लिड आप ये
पेस्टिसाइड उसमें डालेंगे, और अगर आप उसमें ज़्यादा डालने की कोशिश करते हैं वो अलार्म रेज कर देता है। सो टू दैट एक्सटेंट फार्मर्स आर यूजिंग डिजिटल एग्रीकल्चर इन मंडीज। वो सब के साथ मंडी में आज क्या भाव है, आने वाले टाइम में क्या भाव रहेगा, अगले साल का क्या प्रिडिक्शन है। प्रिडिक्शन इज वेरी क्लियर स्टैटिस्टिकल टूल, प्रेडिक्टिव एनालिसिस स्टैटिस्टिकल टूल है, बट मशीन लर्निंग से हम पूरी कंट्री की कर लेते हैं, बिग डेटा हम हैंडल कर लेते हैं। सो दिस इज व्हाट इज एग्रीकल्चर 4.0। ये स्टोरी तो मैं आपको सुना चुकी हूँ, सो वी जस्ट मूव फॉरवर्ड एंड विद फिफ्थ रिवोल्यूशन व्हाट आर वी डूइंग नाउ। अब खेत में सॉइल टेस्टिंग से ले जाकर आपकी सॉइल, सबसे पहले तो लोकेशन आप पंच करके मेरी लोकेशन नागपुर में, दिस इज द विलेज, तो ऑटोमेटिकली वो कोऑर्डिनेट्स ले लेगा, जैसा आपका जीपीएस लेता है ऑटोमेटिकली वैसे वो कोऑर्डिनेट्स ले लेगा। फिर ये बता देगा कि ये ट्रेडिशनली ये वाली सॉइल एल्कलाइन सॉइल है, एसिडिक सॉइल है, कॉटन बेल्ट है, तो यहाँ पे ये क्रॉप्स उगाई जा सकती है। अब आप लेटस से आप उसमें से चिली पिक कर लेते हो, सो वो चिली कहेगा, चिली पिछले साल इसका ये भाव था, पिछले 5 सालों से ये कॉस्ट चल रहा है, इस साल का प्रेडिक्टेड कॉस्ट ये है। इट विल डू दैट कंप्यूटिंग वेरी फास्ट, सब डेटा उसके पास फेड है। सो आपको वो बता देगा कि अगर आज मैंने चिली या मिर्ची में इन्वेस्ट किया है तो साल भर बाद मुझे इतना अमाउंट टिपिकली मिल जाएगा। यू टेक अ कॉल, आप चिली की सीड्स लगा लेते हो, आप सीड लेने के लिए जाते हो वो, और आप थोड़ी सी सॉइल लेके जाते हो, 2 मिनट में आपकी सॉइल में से आपका सॉइल रिपोर्ट आ जाता है उस मशीन में से, और कहता है आपकी सॉइल में आपको इतने फर्टिलाइजर की ज़रूरत है, इतने कैल्शियम ले जाइए क्योंकि आपकी सॉइल एसिडिक है, उसको थोड़ा सा अल्कलाइन बना दीजिए, और इरिगेशन इस ड्यूरेशन पे कर दीजिए। आई मीन यू हैव अ पर्सनल असिस्टेंट, फार्मर का एक पर्सनल असिस्टेंट आ गया है जो उसको हर मिनट बता रहा है। और उसके बाद अब फसल आ गई अच्छी खासी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फार्मर को तो आदत हो गई ना पर्सनल असिस्टेंट की। सो एक रोबोट भी आ गया। दिस रोबोट विल टेल यू कौन सी चिलीज तोड़ने के लिए ठीक है। नॉर्मली फार्मर किसी लड़के को लगा देता, किसी एम्प्लॉय को लगा देता जाके चिली तोड़ लाना, और उसको लगा यार मेरा आई इवन हैव सम अदर वर्क टू डू, तो मैं ज़्यादा चिली तोड़ लूँ, कच्ची पक्की सब तोड़ लूँ, ठीक है। बट दिस रोबोट इज सो प्रिसाइज एंड इट इज ट्रेन्ड ऑन AI। हाउ इट इज ट्रेन्ड ऑन AI? थ्रू कंप्यूटर विजन। कंप्यूटर विजन में वो क्या देखेगा, 3 बेसिक कलर्स RGB, रेड, ग्रीन एंड ब्लू, और वो देखेगा इनका कॉन्ट्रास्ट, इनके जो नंबर्स हैं वो इस एग्जैक्टली नंबर्स में होने चाहिए या इस फ्रेम में होने चाहिए, तभी वो चिली परफेक्ट ग्रीन है टू ब्रेक, राइट। तो वो उसी टाइम वही वाली चिली तोड़ेगा, बाकी चिली छोड़ देगा। नाउ हाउ डज दैट मैटर? क्या फर्क पड़ता है? एक चिली छोड़ भी दी तो क्या फर्क पड़ता है? डोमेस्टिक में फर्क नहीं पड़ता है, मिर्ची में फर्क नहीं पड़ता है, बट इमेजिन यू आर डूइंग दिस टू बनानास। बनानास के साथ में क्या प्रॉब्लम? एनी आइडिया व्हाट इज द प्रॉब्लम विद बनानास? कच्चे बनाना होंगे तो वो हेल्थ के लिए भी ठीक नहीं होगा। एक्चुअली बनानास के साथ प्रॉब्लम होती है कि वो इथाइलिन जनरेट करता है, और अगर कोई भी कच्चा फ्रूट है आपके घर में या कोई भी कच्ची सब्जी है उसको केले के पास रख दीजिए, वो पक जाएगी। और कोई जादू नहीं है, क्योंकि सब्जी पकाने के लिए जो गैस यूज में आती है वो इथाइलिन है, एंड बनाना प्रोड्यूसेस इट नेचुरली। नाउ इमेजिन आप 400 मिलियन मेट्रिक टन्स ऑफ बनाना एक कंटेनर में रख के गल्फ एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। आप जहाज से तो नहीं भेज रहे उसको, आप भेज रहे हैं शिप से। डिस्टेंस कैलकुलेट करिए, शिप से कितने दिन लगेंगे। इंडिया मतलब खेत से पहले कस्टम जाएगा, कस्टम से फिर वो शिप में लोड होगा, और फिर उसे 14 दिन लगेंगे इंडियन ओशन क्रॉस करके, और उसके बाद वो गल्फ क्रॉस करते हुए फिर वो दुबई या अबू धाबी जहाँ पे भी आपका डेस्टिनेशन है वहाँ पे पहुँचेगा। 14 दिन बनाना घर में नहीं टिकता। कभी देखा आपने, आज बनाना खरीदा 15 दिन बाद खा रहे हैं, बिल्कुल खराब हो जाएगा, वो ब्राउन काला बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा मीठा, यू वुड नॉट ईट इट। सो मिलियन मेट्रिक टन्स ऑफ बनाना अगर ऐसे हो जाएंगे तो कैसे काम चलेगा। और फिर दुबई इज लाइक नोन फॉर क्वालिटी, वो तो आपका सड़ा हुआ बनाना नहीं देगा। एंड बिलीव मी, इस मिलियन मेट्रिक टन में अगर आधा 1 किलो बनाना भी ऐसे हुए ना, काफ़ी है, वो पूरा रॉट खराब कर देगा। आपको पैसे भी नहीं मिले, आपको फ्रूट भी नहीं मिला, आपका इंप्रेशन और खराब हुआ। इंटरनेशनल ट्रेड डजंट वर्क लाइक दिस। तो आप क्या करोगे? What AI does, and that is what I work on. I have developed the harvesting index that again on computer vision, RGB यूज करके, कि अब बनाना बाहर से मुझे ग्रीन दिख रहा है, आपको भी ग्रीन दिख रहा है, मुझे गहरा ग्रीन दिख रहा है, आपको लाइट ग्रीन दिख रहा है,
आप और मैं दोनों को फ्रूट तोड़ने के लिए जाएंगे, आप कहोगे इसको मैं कल तोड़ूंगा, मुझे लग रहा है नहीं दिस इज परफेक्ट, मैं इसको आज ही तोड़ूंगी। क्योंकि हम क्या देख रहे हैं, हम हमारे परसेप्ट से कलर देख रहे हैं, कोई नंबर नहीं है। नंबर मीन्स स्टैंडर्डाइजेशन, नंबर मीन्स टैंजिबिलिटी, आप उसको वे, मेजर, डिजाइन, डिफाइन कर सकते हैं। बट मैं ऐसा सोचती हूँ या आप ऐसा सोचती हो, दिस इज परसेप्ट, दिस इज वेरी सब्जेक्टिव। सो कंप्यूटर डजंट वर्क ऑन परसेप्शन, इट वर्क्स ऑन टैंजिबल डेटा। सो जब वो RGB यूज करेगा तो वो ये देखेगा कि ऑलराइट, रेड का ये नंबर, ग्रीन का ये नंबर, ब्लू का ये नंबर, इफ दिस इज द कॉम्बिनेशन, बनाना इज फिट टू बी प्लक्ड। एंड हम उसमें एक और एस्पेक्ट ऐड करते हैं TSS का, TSS इज टोटल सॉल्युबल शुगर्स। सो कुछ बनानाज ऐसे होते हैं जो बहुत राइप होने पे भी ग्रीन रहते हैं। नॉर्मली जो कैवेंडिश बनाना हम यूज करते हैं, बड़ा वाला येलो बनाना, वो पक जाता है तो येलो हो जाता है। बट कुछ बनानाज ऐसे हैं हमारी कंट्री में, नेटिव वैरायटीज, जो बिल्कुल ग्रीन रहते हैं और आप सोचोगे वो कच्चे हैं, बट खाने पे वो बहुत स्वीट होते हैं, पके हुए होते हैं। नेटिव इज वन ऑफ दोज वैरायटी, केरला की वैरायटी, छोटे सा बनाना होता है बट वेरी वेरी स्पेसिफिक, हमेशा ग्रीन रहता है। सो अलोन ग्रीन कलर विल नॉट सफाइज, सो हमने उसमें शुगर भी ऐड कर दी। अब कच्चा बनाना, ये राइटली सेड, कच्चा कौन खाएगा, वो एक तो इतना रफ होगा, ऊपर से शुगर उसमें कम है, मतलब मीठा कम होगा, हार्ड टू डाइजेस्ट है, नॉट गुड फॉर हेल्थ है। सो हम ये देखते हैं जितना वो पकेगा, मतलब जितना वो मीठा होगा, पका हुआ फ्रूट मीठा होगा, मतलब उसमें शुगर बढ़ गई है, टोटल सॉल्युबल शुगर्स आर हाई नाउ, राइट। सो आई हैव टू डिफाइन कि व्हाट इज दैट सॉल्युबल शुगर लेवल, जिसके आते ही आई वुड डिक्लेयर दिस इज फिट फॉर एक्सपोर्ट या दिस इज फिट फॉर डोमेस्टिक कंजम्पशन। अब बनाना अगर वो TSS थोड़ा ज़्यादा है तो उसको मैं फेक थोड़ा ना दूंगी, लोकली कंज्यूम कर लेंगे, अभी भी फिट टू ईट है ना, बस वो 14 दिन नहीं चल पाएगा, ट्रांसपोर्ट के 14 दिन नहीं चल पाएगा। सो दैट इज वेयर माई कैलकुलेशन इज। सो नाउ व्हाट एम आई डूइंग इज आई एम सेविंग द क्रॉप, मैं उसको एक्सपोर्ट के लिए जो अलग कर रही हूँ, ग्रेडिंग जो मैं एक्सपोर्ट के लिए अलग कर रही हूँ, वो एक्सपोर्ट लेवल पे जाके क्वालिटी फूड डिलीवर होगा, मुझे उसका डॉलर अमाउंट मिलेगा और कंज्यूमर को गुड क्वालिटी बनाना मिलेगा। और जो उन पैरामीटर्स पे परफेक्ट नहीं है उनको लोकली, जिसमें TSS हाई है, उनको लोकली हम कंज्यूम करेंगे 4 या 5 दिन तक जो चल जाएंगे, 4-5 दिन से ज़्यादा हम बनाना कोई स्टोर करता नहीं, खा लेता है। सो दैट इज हाउ AI is actually impacting the post harvest में। एक बनाना का मैंने आपको जस्ट एग्जाम्पल दिया। इसमें डेटा का क्या रोल है, ठीक है, ये तो आई जस्ट टोल्ड यू अबाउट RGB, अबाउट द कलर कोड, अबाउट कंप्यूटर विजन। लेकिन किसी भी चीज़ को प्रिडिक्ट करने से पहले, जैसे जीरा की, जब हम जीरा जो खाने में हम छौंक में डालते हैं, जीरा की खेती, ऐसा कहा जाता है कि अगर आपकी एक फसल जीरे की अच्छी हो जाती है तो फार्मर उसको बरी कर देता है ज़मीन में एज अ FD, और उससे ही विल वेट, क्योंकि जीरे का मार्केट ड्राई मार्केट है, पेरिशेबल का मार्केट नहीं। ड्राई स्पाइस मार्केट इज नॉट अ पेरिशेबल मार्केट कि अरे 4 दिन में खराब हो जाएगा, आज मैं हाफ प्राइस पे भी सेल कर दूँ लाइक टमेटो। इट इज़ अ ड्राई मार्केट, वो आराम से स्टोर करके रखता है, जब उसकी प्राइस बढ़ेगी वो तब सेल करेगा। He is capturing the market. अभी स्केर्सिटी है मार्केट में जीरा का प्राइस लेटर से 300 रुपये किलो, ठीक है। अब वो सोच रहा है 300 रुपये में भी सफिशिएंट है, मार्केट में जीरा है, इसको थोड़ा और कम होने देता हूँ, मेरा जीरा मैंने ज़मीन में छुपा रखा है, 500 हो जाएगी, 700 हो जाएगी, वो अपना जीरा निकाल लेगा कि आई हैव जीरा टू सेल, तो उसे 700 रुपये पे वो अपना जीरा सेल कर रहा है। सो ही इज एक्चुअली ट्राइंग टू मेक मनी। सो राजस्थान में देयर इज अ वेरी गुड सेइंग कि अगर आपकी एक जीरा की फसल अच्छी हो जाती है, आप उससे एक लड़की की शादी कर सकते हैं। आई मीन यू कैन गेट सो मच ऑफ वेल्थ, यू कैन मैरी योर डॉटर आउट ऑफ दैट मनी। सो एंड हाउ डज दैट हैपन? वो तो फार्मर इज अ सोशल बीइंग, तो वो क्या करेगा, वो अपने फ्रेंड से पूछेगा, थोड़ा अंदाज लगाएगा, थोड़ा सा इधर उधर, मतलब किसी हो सकता है किसी ज्योतिष को भी दिखा दे, उसकी वाइफ से पूछे तुझे सपना तो नहीं आया था। एवरीथिंग इज पॉसिबल इन आवर कंट्री, है ना, हर तरीके का डेटा मैनेजमेंट सिस्टम अपने यहाँ पे चलता है, और वो चलता भी है, ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ फेक है, उसके रिजल्ट्स भी अच्छे खासे। जैसे ऑक्टोपस नहीं है, वो फीफा का चैंपियन डिक्लेयर कर देता है, हमारे यहाँ पे वाइफ डिक्लेयर कर देती है मुझे सपना आया था मार्केट इज बूमिंग, हस्बैंड जाके इन्वेस्ट कर देते हैं, राइट। ये सच बात है, दिस इज वेरी ट्रू। आई नो वन पर्सन, जिस दिवाली के पहले जब मार्केट क्रैश होना शुरू हुआ था,
तो दिवाली पे वी हैड होस्टेड अ लंच फॉर आवर फ्रेंड्स एंड एवरीबडी वाज लाइक यार क्या हो गया दिवाली पे मार्केट ऐसे कैसे क्रैश हो सकता है, पीपल लॉस्ट मनी ऑन दिवाली, जबकि उस दिन तो मुहूर्त ट्रेडिंग होती है। वन ऑफ देम वाज वेरी हैप्पी, सो एवरीबडी वाज से तुम्हारी कौन सी लॉटरी लगी है, सो his wife's name is Neela, so he said यार नीला को सपना आया था ना 2 दिन पहले, मैंने तो सारा मनी विड्रॉ कर लिया। We were like wow, that is so good, how do we really tap this सपने वाली टेक्नोलॉजी, आ जाता है लोगों को सपना, I'm not making it up, that man he saved the money, he तो mutual fund में he made millions and then he pulled it out right the right time, so he's the richest man I know walking on the planet। और जिसके पास जीरो इन्वेस्टमेंट की टेक्नोलॉजी भी है, उसकी वाइफ को जब सपना आएगा वो मार्केट में इन्वेस्ट कर देंगे। सो हाउ डू वी रियली बिल्ड ऑन दिस डेटा, हर एक का एक डेटा है ना, जब तक ठीक है ये छोटी मोटी चीज़ों से तो एक किसान तो अपना काम कर लेता है, बट जब इंडिया को चीज़ें एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट करनी है, हम सब हर साल ये चीज़ देखते हैं। 2-3 चीज़ों में अगर आपने नहीं मॉनिटर की है तो अभी करके देखना। एक पॉइंट ऐसा होता है जब अरहर दाल 200-300 रुपये टच कर जाती है, आजकल तो नॉर्मली भी 150 रुपये ठीक है, बट जब वो 80 थी तो भी एक पॉइंट पे वो पॉलिटिकल पार्लियामेंट डिस्कशन का पार्ट बन जाती है और वो होर्डिंग्स लेके महात्मा गांधी की मूर्ति के पास पहुंच जाती है, अरहर दाल हाय हाय, सो दैट इज अ पेन पॉइंट, मतलब प्राइसेस हैव गॉन आउट ऑफ द रेंज। एक टमाटर के साथ ये जरूर होता है और एक प्याज के साथ, प्याज ने तो खैर सरकारी गिराई है हमारे देश में, है ना, उसका स्टेटस तो सबसे अलग है। सो ये जो क्रॉप्स है सडनली समथिंग हैपेंस और ये मार्केट से गायब हो जाए। सो आइदर गवर्नमेंट इज कॉट मैपिंग, गवर्नमेंट नहीं देख रही है कि प्रोडक्शन इतना है, मार्केट में सप्लाई इतनी है, कंजम्पशन इतना है, तो बीच ही कहाँ चली जाए, वेयर डिड इट ऑल गो, और गवर्नमेंट को पता होता है। सो आप इमीडिएट स्टेप देखो गवर्नमेंट क्या करती है, एक वीक तो वेट करती है कि भाई तुम सुधर जाओ, ठीक है, आई एम वॉचिंग यू, तुम सुधर जाओ। लोग नहीं सुधरते, लोग सोचते हैं ये तो सीजन है पैसा बनाने का, पैसे के आगे फिर दिखाई सुनाई भी कम देता है, ये भी एक अजीब चीज़ है ना। सो नहीं सुनते, नहीं समझते, गवर्नमेंट इम्पोर्ट कर लेती है दालों को, ठीक है, इम्पोर्ट कर लिया, इम्पोर्ट करने का मतलब क्या है, तो डॉलर में पे कर रही है, इम्पोर्ट किया मतलब मार्केट में सरप्लस आ गया, तो अब जो ये सोच रहा था कि मैं अरहर दाल अब 300 रुपये की बेचूंगा, वो 75 की बेचने बैठ गया, डिक्लाइन, उसकी वाइफ को सपना नहीं आया अनफॉर्चुनेटली। सो इम्पोर्ट हो गई दालें, देयर इज सरप्लस इन द कंट्री एंड नाउ पीपल विल बाय एट द प्राइस जो वोट में कन्वर्ट की जा सके, इन शॉर्ट, राइट, दिस इज हाउ इट हैपेंस। सेम फॉर अनियंस, सेम फॉर टोमेटोज। तो गवर्नमेंट के पास एक डेटा का अंदाज होता है कि इतना हमारा एनुअल प्रोडक्शन प्रिडिक्टेड है। अच्छा, लोकली तो हम कई बार आपने देखा होगा, जैसे ही मार्केट में किसी एक कमोडिटी का प्राइस बढ़ने लगता है, एक जापान का व्हाट्सएप बड़ा घूमने लगता है कि वो लोग उस प्रोडक्ट को ही खाना बंद कर देते हैं, वो होर्डर्स को अननेसेसरीली फीड करना बंद कर देते हैं, इट इज़ द कलेक्टिव नेशनैलिटी, सबके पास आता है वो पैसे, ठीक है। गवर्नमेंट वैसे नहीं चलती है ना, गवर्नमेंट तो क्लियर देखती है कि भाई इतना वॉल्यूम प्रिडिक्टेड है, जब तक ये व्हाट्सएप चल रहा है ठीक है, लेकिन जिस दिन गवर्नमेंट रियलाइज करती है नाउ द प्रॉब्लम इज बिल्डिंग अप, पीपल आर नॉट गेटिंग फूड टू ईट एंड समबडी इज ट्राइंग टू प्ले स्मार्ट एंड दैट इज गोइंग अगेंस्ट द डेटा। सो कंट्री में कितना टमेटो प्रोड्यूस हुआ है, लोगों को कितना टमेटो डिस्पर्स होना है या सप्लाई होना है मंडीज में, इसके अलावा जो हमारा प्रेस्टीज पॉइंट है वो ये है कि हमने इंडोनेशिया को 4000 मीट्रिक टन टोमेटो कमिट कर रखा है, या हमने पूरे साउथ एशियन आइलैंड्स को इतने मिलियन मीट्रिक टन प्याज कमिट कर रखा है, और हमारे यहाँ होल्डर्स मान ही नहीं रहे, प्याज लेके बैठ गए, तो क्या करेंगे? दैट इज हाउ गवर्नमेंट नोज। वो कमिट करने से पहले ऐसे थोड़ी ना कि वो मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है, मैं तो हर हाल में उसको दूंगा। वी चेक आवर डेटा, क्या हम इतना प्रोड्यूस कर पाएंगे, हमारा डोमेस्टिक कंजम्पशन कितना है, इसके बाद में हमारा इतना हमें सरप्लस स्टॉक चाहिए। एक सरप्लस स्टॉक हमेशा रखती है गवर्नमेंट, फॉर सपोज कहीं प्याज की फसल खराब हो जाए, दिस इज पॉसिबल क्योंकि आप एक डायनामिक सिस्टम से डील कर रहे हो। सो हाउ विल दे पिच इन? अब गवर्नमेंट प्याज का स्टॉक थोड़ी ना रखती है, ये अनाज नहीं है, ये जीरा नहीं है जो वेदर से इम्पैक्टेड नहीं होगा, जो सूखा स्टोर किया जा सकता है, ये पेरिशेबल है। टमाटर 10 दिन के बाद में किसी के लायक नहीं रहेगा, राइट? सो गवर्नमेंट वो डेटा सारा एनालाइज करती है, हमारा टेंटेटिव कल्टीवेशन क्या है, हमारा एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन क्या है, और उसमें फिर एक बफर लगा के रखती है कि चलो हम इसमें से मान लेते हैं 10% हमें लॉस होगा,
सपोज 1000 मिलियन मेट्रिक टन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हम मान लेते हैं 10,000 का मिलियन मेट्रिक टन का हमें 100 मिलियन मेट्रिक टन का लॉस हो सकता है, 10,000 इज स्टिल बिग नंबर। सो हम ये कहाँ से सरप्लस पिच इन करेंगे, उसकी तैयारी। अच्छा, गवर्नमेंट जब इम्पोर्ट करती है चीज़ों को तो वो शॉपिंग मॉल में जाके इम्पोर्ट नहीं कर लेती कि यार मैं घूमने चला, चलो जी ये सामान मेरे घर पर पहुँचा देना, मेरे देश में पहुँचा देना, ऐसे नहीं होता। उस कंट्री में इतना अवेलेबल है नहीं है, उस कंट्री में कौन से पेस्ट हैं जो आपकी कंट्री में नहीं है। देयर इज अ होल क्वारंटाइन चेक लिस्ट व्हिच हैपेंस। कहीं आप सामान के बहाने कोई दोबारा कांग्रेस ग्रास या पार्थीनियम तो नहीं ले आएंगे। ऐसी बहुत सारी चीज़ें गवर्नमेंट को चेक करनी पड़ती हैं एंड देन पीपल डोंट हैव पेशेंस। ये सारी चीज़ें जब साइड टेबल्स पे हो रही होती तो लोगों को लगता है गवर्नमेंट सो रही है, पैसा खा रही है, बिक गई है, हमें नहीं अनाज मिल रहा है। ऑल दिस इज बिल्डिंग अप, राइट? बट गवर्नमेंट इज वर्किंग ऑन दीज वेज कि यार एक छोटी चीज़ सॉल्व करने के बदले मैं कोई बड़ी प्रॉब्लम तो नहीं इन्वाइट कर रहा। फिर अब आप चाइना से एक बार ही चीज़ इम्पोर्ट करते हो, उसके बाद तो चाइना आपका देश ही इम्पोर्ट कर लेता है, इजंट इट? चाइना कॉलोनाइज कर लेता है आपका देश। ये और उनमें बहुत अच्छा टैलेंट है, तो चाइना से करें ना करें, दैट शुड बी द लास्ट डिसीजन। हमारी टर्म्स कैसी होनी चाहिए, द होल नेगोशिएशन टेबल सेट्स and it is not on the basis of how good I am and how true you are, my friend. No, it is purely on the basis of data. And what is this data about? This data is about the last mile farmer, his soil, his production capacity, the variety what he is planting, the diseases what might come, the whole value chain, post harvest value chain। क्योंकि खेत में अनाज पड़ा है, खेत में प्याज पड़ा है, उससे मलेशिया क्या करेगा? आके खेत में से तो नहीं ले जा सकता ना। यू हैव टू मेक अ वैल्यू चेन टू सप्लाई देम। अगर इस बीच में प्रॉब्लम है हार्वेस्ट होने के बाद, तो किसान को भी पैसे नहीं मिले, कंट्री को भी पैसे नहीं मिले और लोगों को प्याज भी नहीं मिला। सो दिस पोस्ट हार्वेस्ट वैल्यू चेन इज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। सो नॉर्मली हम, आप मुझे बता दीजिए, ठीक है? सो नॉर्मली हम एग्रीकल्चर का डेटा तीन, या कोई भी मशीन लर्निंग डेटा हम तीन तरीके से यूज करते हैं। पहला होता है सुपरवाइज्ड लर्निंग, जिसमें मैं बहुत कॉन्स्टेंटली अवेलेबल डेटा से उसको फीड करूँ, उस डेटा को फीड करूँ या उस मॉडल को फीड करूँ टू डेवलप इट इनटू अ प्रिडिक्शन मॉडल, राइट? सो जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब मैं यहाँ पे अगर मैं एक लाइन चला दूँ और आपसे पूछूँ कि मुझे देख के बताओ नीचे क्या क्या दिख रहा है आपको, तो कुछ लोग मुझे कहेंगे हमें कार्स दिख रही है, कुछ कहेंगे मुझे ह्यूमंस दिख रहे हैं, ठीक है, कुछ कहेंगे हमें काउस दिख रही हैं। तीन एग्जाम्पल्स हम ले लेते हैं। अब मैं आपसे ये पूछती हूँ 1 घंटे के बाद में कि अच्छा ये बताइए ये क्या है, एक कार की फोटो यहाँ पे लगाते हैं, तो आप लोग मुझे क्या कहोगे? ये कार्स है, राइट? और ये क्यों कार्स हैं? क्योंकि इसके फीचर और बाहर वाले के फीचर सेम है, राइट? उसके फीचर और जो आपकी मेमोरी है कार की, वो फीचर सेम है। सो इट इज़ अ सुपरवाइज्ड लर्निंग, जिसमें आपको बताया जा रहा है, आपका माइंड आपको बता रहा है या आपका ट्रेनर आपको बता रहा है कि कार ऐसी दिखती है, उसके 4 पहिए होते हैं, एक मेटल बॉडी होती है, उसमें एक स्टीयरिंग व्हील होता है। जैसे ही वो इमेज सामने आती है आपको समझ में आता है कार, ठीक है? जैसे ही आपको अब एक इंसान दिखाई देगा, विच यू विल फाइंड, ठीक है, ठीक ठाक हाइट है, कलर हमारे जैसा है, आंखें, बात, लैंग्वेज, देन यू नो ये तो इंडियन इंसान है। अभी वो जापानीज बोलना शुरू करे, उसकी आंखें अलग हो, तो वैसे इंडियन नहीं है। क्यों? कैसे आप पहचान लोगे? बिकॉज ऑफ द फीचर्स, right? Because of the features which you have been trained on. एक टाइम की बात है जब मैंने recently got posted in China, मेरी पोस्टिंग चेंडू में थी एंड मेरी फर्स्ट ईस्ट एशियन पोस्टिंग थी और मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था हाउ टू डिस्क्राइब। मेरी जो रिपोर्टिंग ऑफिसर थी वो जापानीज थी, सो इट वाज लाइक काइंड ऑफ टू मच ऑफ कंफ्यूजिंग, बिल्कुल एक एलियन प्लैनेट पे चली गई थी मैं, ऐसा लगा था। सो एक बंदा ऐसा था जो थोड़ी इंग्लिश भी जानता था, तो मैंने उसको पूछा कि मुझे एक बात बताओ, हाउ वुड यू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन अ चाइनीज एंड अ जापानीज? उसने मुझे देखा और बोला देख के ही तो नहीं पता चल रहा है। At that time I really could not have discriminated a Chinese and a Japanese, and he said you just look at them, you will know what Chinese. I said, how do they look like? He said, Chinese look like Chinese and Japanese look like Japanese. That is the biggest way I can train myself. He was not wrong. That day I started observing, I started feeding myself or training myself on Chinese features
एंड आई स्टार्टेड ट्रेनिंग माई सेल्फ ऑन जैप। एक ही जापनीज रोल मॉडल था मेरे पास जो मेरी रिपोर्टिंग ऑफिसर थी, तो मैंने डिसाइड किया मैं रोज जाके गेट खोल के तुम्हें देख सकती कि तुम कैसी दिखती हो, ऑफेंसिव है ना। तो मैंने सोचा यार जापनीज है उसको चाय पसंद होगी, तो फिर लेट मी मेक एन एडवांटेज। मैंने उसको बोला मैं ना आपके साथ रोज चाय पीऊँगी, सो वी बोथ बिलोंग टू टी कल्चर, सो शी वाज लाइक या ओके व्हाई नॉट। सो अब मैं रोज चाय पीती हूँ, मैं रोज उसका फेस देखती। हाउ डज इट डिफर फ्रॉम द गर्ल हू सिट्स आउटसाइड माय ऑफिस एज माय सेक्रेटरी? How does she differs from the person who's sitting on the vending machine downstairs? Or there were drastic differences. Believe me, there are drastic differences. हम हमारी कंट्री में जब मैं वापस आई तो सिमिलर प्रॉब्लम थी। आप कैसे डिस्क्रिमिनेट करोगे तमिल, तेलुगु, केरला, मलयाली में? एंड पीपल वुड से देख के, एंड आई वुड से माय गॉड दिस प्रॉब्लम डजंट लीव मी। देख के कैसे? एंड देन पंजाब एंड हरियाणा में आप कैसे डिस्क्रिमिनेट करोगे लोगों को देख के? बट यहाँ पे देख के से ज़्यादा मुझे सुनने में होता था सुन के। पंजाब के लोग पंजाबी बोलते हैं, हरियाणा के लोग हरियाणवी बोलते हैं। मैंने कहा बट हाउ डू यू डिफरेंशिएट बिटवीन द टू लैंग्वेजेस? सुन के। एंड दैट इज हाउ यू रिसीव अ डेटा, राइट? दैट इज हाउ यू प्रिपेयर योर माइंड। नाउ आफ्टर 8 years in this country, I can very well discriminate between a Tamil, a Telugu, a Malayali. I can very well discriminate between Punjabi and Haryanvi because I have supervised my learning on specific data sets. और ये examples बहुत common है, आप सबके साथ ऐसा ही होगा। I am no exception, right? आप सबके साथ ऐसा ही होगा। आप कहीं चले जाइए, कैसे पता करेंगे? देख के, सुन के, बात करके, because आप अपना माइंड फीड करेंगे। अनसुपरवाइज्ड डेटा वो होता है जब मैं आपके सामने एक ऐसी चीज़ रखूँ जिसका आपको मैंने पहले से कोई ट्रेनिंग नहीं दे रखी हो, जैसे कि जापानीज फूड, राइट? मैं जापानीज, कोरियन, थाई एंड वियतनामीज 4 तरीके का फूड आपके सामने रख दूँ और कहूँ चलो लेट्स हैव लंच। आप पहला खाएं और बोले यार ये क्या चीज़ है, फिर मैं कहूँ इसमें से एक चाइनीज़ है, एक जापानीज़ है, एक वियतनामीज़ है और एक थाई फूड है। सो आप बार बार खाएंगे, फिर आप कहेंगे अच्छा ओके, जैसे मैंने डिस्क्रिमिनेट किया था ना वैसे, अच्छा ओके थाई फूड में थोड़ा सा ऑलिव ऑयल ज़्यादा होता है, जापानीज़ फूड इज़ मोर ऑफ राइस। आप खुद को समझाओ, ये कहीं नॉब नहीं है। थाई फूड में भी राइस हो सकता है, जापानीज़ फूड में भी राइस हो सकता है, बट आप जैसे अपनी बुक में से लेसन्स लर्न करते थे ना, आप खुद लर्न करते हैं बिना किसी सुपरविजन के। दैट इज अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। एंड रीइंफोर्समेंट लर्निंग वो है जो आप अभी कर रहे हैं। मतलब आप पढ़ेंगे, आप क्लास में अटेंटिव रहेंगे और सीखेंगे और आपसे टेस्ट लिया जाएगा और अगर आप पास हो जाएंगे तो आपको सर्टिफिकेट, वापस क्लास में स्टैंडर्ड। दिस इज रीइंफोर्समेंट। आप पे ज्ञान थोपा जा रहा है, आपको उसको सीखना है, रीइंफोर्स किया जाए। एंड रीइंफोर्समेंट के रिटर्न में एक अवार्ड है आपके लिए। देयर इज एन आउटकम और देयर इज अ मेरिट और देयर इज एन अकम्पलिशमेंट, राइट? सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन, पर ये तीनों मशीन लर्निंग में काम में आते हैं। ऑल 3 ऑफ देम आर इक्वली एप्लीकेबल। इट जस्ट डिपेंड्स कि हमें किस तरीके का मॉडल बनाना है। तो जब हम कहीं पर भी, आप कंट्री में कहीं पर भी चले जाइए, सबसे पहली चीज़ आप क्या करते हैं? जीपीएस ऑन करते हैं। आप उस जगह पे पहले कभी नहीं गए, आपके जीपीएस को कैसे पता होता है कि वो वाली लोकेशन यहाँ से जाके यहाँ पे ट्रैफिक है? अनसुपरवाइज्ड, राइट? इट इज पिकिंग अप ऑन द जॉब, वो स्मार्ट है। लेकिन सुपरवाइज्ड लर्निंग क्या होगी? आप जाने से पहले होटल चेक करेंगे, आप चेक इन करेंगे, आप रूम की फोटो देखेंगे एंड यू वुड नो व्हाट आर यू स्टेपिंग, राइट? So this is how the difference is between machine learning, supervised, unsupervised and reinforcement learning. So हमने computer vision देखा, how computer vision is impacting agriculture, और वो भी post harvest agriculture, post harvest, और उसका impact क्या है? अगर हमने थोड़ा सा भी इसमें error किया तो हमें जिस वॉल्यूम में लॉस, स्टूडेंट्स आई शुड टेल यू वन थिंग, हम पर्टिकुलरली मतलब हम इंडियंस जब भी हम डेटा की इम्पैक्ट की मॉडल्स की बात करें, हमें 1.8 बिलियन का स्पेक्ट्रम असेस करना चाहिए। इट इज़ अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसमें अगर हम एक रॉन्ग मॉडल डेवलप करते हैं विद दिस अमाउंट ऑफ डेटा, जैसे इलेक्शन, राइट? कितने लोग ऐसे हमारी कंट्री में जो डेमोक्रेसी चाहते हैं? अभी हमने देखा नेपाल में वो लोग वापस मोनार्की इंस्टेट करना चाह रहे हैं। कितने लोग ऐसे हमारी कंट्री में जो डेमोक्रेसी चाहते हैं? अगर सपोज एक सर्वे करा लूँ मैं और मेरे पास 10-20 लाख लोगों का डेटा आ जाए, ठीक है, और मैं कह दूँ यार इंडिया इज जस्ट फेड अप, वी वांट टू गो फॉर मोनार्की, 1.8
1.8 बिलियन है हम, और मैं 10 लाख लोगों के डेटा के ऊपर प्रिडिक्ट नहीं कर सकती कि हमें अब डेमोक्रेसी नहीं, हमें अब राजशाही चाहिए। ये नहीं कर सकते। नेपाल कर सकता है, नेपाल में है ही इतने, एक दिल्ली के बराबर नेपाल में है, ठीक है। लेकिन हमारे पास बैंडविड्थ बहुत बड़ी है। हम जिस तरीके का मॉडल बनाते हैं वो मॉडल्स क्लासिकल मॉडल्स बनते हैं, वो मॉडल्स फुल प्रूफ मॉडल होने चाहिए, क्योंकि उनकी टेस्टिंग 1.8 ऑल सभी पे, अगर वो टेस्टिंग नहीं हो तो भी 50 मिलियन से ज़्यादा पे तो होनी ही चाहिए, राइट। सो आप देखो कि कुछ भी चीज़ अगर इंडिया बनाती है तो वो बहुत बार रेप्लिकेशन की स्टेज पे होती है। मतलब हमने वो चीज़ बनाई, दूसरी कंट्रीज उसको रेप्लिकेट करेंगी। जैसे हमने रैपिड डायग्नोस्टिक किट बनाया था कोविड के टाइम पे, उसमें हमने क्या किया था, रैपिड एंटीजन डायग्नोस्टिक किट था, फटाफट हमने ब्लड सैंपल्स लिए। ब्लड सैंपल्स लेने का क्या मतलब था, इनॉर्मस पॉपुलेशन का ब्लड सैंपल, उनकी इम्यूनिटी, म्यूटेशन, कितना कुछ था उस एक लिविंग सैंपल में। एक 2-3 ड्रॉप ब्लड जो आपसे लिया था उसमें कितना कुछ था। और जितने नए वेरिएंट्स आए, आपने देखा मोस्टली इंडिया से है, क्योंकि हमारी मैपिंग इतनी स्ट्रॉन्ग थी। वो म्यूटेट हुआ और हमने उसको ट्रैक कर लिया था। हम इतना उसको कंटिन्यूसली मॉनिटर किए जा रहे थे। हमारे नए वेरिएंट्स बहुत आए, लेकिन डेथ टोल बहुत कम रही, क्योंकि हमने उसको बहुत इंसेप्शन स्टेज पे पकड़ा और उसको मैनेज किया, राइट। अगर यही यूरोप होता, वो म्यूटेट होके सब जगह फैला भी देता, दूसरी कंट्रीज में भी फैला देता, और उनको नहीं पता चलता, उनको सच में नहीं पता चलता, क्योंकि उनका स्केल बहुत छोटा है। अगर आप कभी भी किसी MBBS डॉक्टर से बात करोगे तो वो कहेगा यार फिर पढ़ मर कुछ भी कर, पर MBBS इंडिया से कर। जो एक्सपोजर तुझे यहाँ मिलेगा ना पेशेंट्स का, वो US, चाइना, अमेरिका, यूक्रेन कहीं नहीं मिलेगा। यहाँ से तू PG कर ले, यहाँ पे जॉब कर ले, MBBS यहाँ पे कर। डाइवर्स पेशेंट्स, diverse language to express the disease, diverse level of pain। आपको मालूम है एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक एक्सपेरिमेंट चल रहा है MIT में, US में। हम सब कहते हैं ना दर्द, पेन। सो उन्होंने ये बोला है कि हाउ कम सम पीपल आर रेजिलिएंट। जैसे अब मैं कहूँगी मेरे बड़ा सर दर्द हो रहा है, क्योंकि मुझे आई एम हैविंग अ वेरी बैड पेन इन माई हेड, और अगर मैं आपसे कहूँ मेरे को सर दर्द हो रहा है, यूजुअली आप किसी ओल्ड लेडी या ओल्ड पर्सन से बात करोगे तो कहेगा सिर्फ सर दर्द हो रहा है, कोई बात नहीं, मेरे को हाथ दर्द भी हो रहा है, पैर दर्द भी हो रहा है। मैं लाइक ओह माय गॉड, देयर इज अ कंपैरिजन गोइंग ऑन, ये क्या हो रहा है। मदर इन लॉ, डॉटर इन लॉ ऐसी ना, बहू लेके मेरा सर दर्द कर रहा है, मदर इन लॉ की मेरे 4 सर दर्द। यू वुड नॉट इवन नो, आपका सिर्फ सर दर्द कर रहा है और किसी की पूरी स्पाइन में पेन है, किसी को पोस्ट ऑपरेटिव या फ्रैक्चर का पेन है। सो पेन कैसे मेजर करें, बहुत पेन हो रहा है, ये तो इंडिविजुअल पे भी हो गया ना। छोटे से बच्चे को गिर जाने पे भी बहुत पेन होता है, और सोल्जर को बुलेट लगने पे भी पेन नहीं हो रहा है। सो हाउ डू वी रियली मेजर दिस पेन। कुछ तो होता है ना जो बताता है हमें कि दर्द थोड़ा 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 और बहुत हो गया। व्हाट इज दैट मेजरिंग यूनिट। सो दे आर ट्राइंग टू मेक इट टैंजिबल। पेन की इंटेंसिटी को वो लोग टैंजिबल कर रहे हैं। कितना मजा आ जाएगा ना, जैसे कोई कहेगा बहुत ज़्यादा पेन है, अब तुम्हारे नंबर बताओ कितने। ये इस पेन पे छुट्टी नहीं मिल सकती, राइट। और स्कूल आना पड़ेगा, एग्जाम भी देना पड़ेगा, सॉरी अबाउट इट। सो दिस इज ऑल अबाउट डेटा। और मैं फिर बोल रही हूँ MIT इस एक्सपेरिमेंट को लॉन्च तो कर रहा है, स्पीयर हेड तो हम ही करेंगे। जितने तरीके के पेन हमारे यहाँ पे, और पेन होने के बाद, बिकॉज माई पेरेंट्स आर डॉक्टर्स, सो मेरी पूरी लाइफ मैंने मेरी मम्मी को यही कहते हुए सुना डाइनिंग टेबल पे कि मैं मतलब हाउ डू आई रियली नो। वो मेरे डैडी को पूछती थी कि हाउ, मेरे डैडी सर्जन है, तो वो कहती थी हाउ डू आई रियली नो कि उसको उतना ही पेन है जितना वो कह रहा है, या वो सिर्फ एक, अगर एक लेडी अकेले आई है तो उसका नॉर्मल पेन है, ठीक है। अगर वो अपने मदर इन लॉ के साथ आई है तो वो पेन 10 गुना हो जाता है। अगर वो अपनी मदर के साथ आई है तो उसकी मदर का पेन क्लब हो जाता है। सो मदर इतना सब्जेक्टिव है ना पेन का डेफिनेशन, एंड नाउ आई कैन सी इट किस तरीके से वो डॉक्टर को डिफाइन कर रहा है। फिर एक पेशेंट जो गूगल से पढ़ के आया है उसका सिम्टम, उसका पेन डेफिनेशन अलग है ना। और यही एक नॉर्मल चलते चलते किसी को पेन हो गया और पहले डॉक्टर से वो मिल गया, उसका पेन अलग है, बट दवाई तो सबकी पेन किलर ही है। सो व्हाट डोज, सो वी शुड नो। मतलब आई एम टेलिंग यू इस आइडिया को भले ही MIT एक्सपेरिमेंट के फॉर्म में ले आए, स्टैंडर्डाइज कर ले, ऑप्टिमाइज तो हम ही करेंगे, आई एम वेरी श्योर ऑफ दैट।
So value of data again. India being the biggest data hub. There was one era जब लोग कहते थे हमारा डेटा ले लिया, ठीक है. Now I am telling you हम खुद डेटा है, हम खुद डेटा है. हम कितनी बार कॉफी शॉप पे जाते हैं, हमारा फेवरेट क्या है, हम कॉफी के साथ कितनी बार कुकीज़ लेते हैं, हम उसमें सुबह जाते हैं, शाम जाते हैं, हम कार्ड से पेमेंट करते हैं, हम कैश पेमेंट करते हैं, हम किसी के साथ जाते हैं, हम अकेले जाते हैं, हम बुक पढ़ते हैं, हम टाइप करते हैं. एवरीथिंग अबाउट अस इज बीइंग मॉनिटर्ड एंड अब हम खुद डेटा है. सो आपने देखा है, अब आप अपने कंप्यूटर खोलें, आपको पर्सनलाइज सजेशंस मिलने लगता है. कंप्यूटर खोलिए, अगर आपने कुछ दिनों पहले ड्रेस देखने की कोशिश की हो तो पूरी दुनिया आपको ड्रेस सेल करने पे तुल जाएगी. अगर आपने फ्लाइट लेने की कोशिश की हो तो आपको हर जगह पे पहुंचा दिया जाएगा, हर टिकट आपके पास आ जाएगा. सो इट इज़ लाइक now we are the data, right? And if we are the data, we are 1.8 billion. 1.8 billion data sets we have. और हमारा सिर्फ एक डेटा नहीं है. मुझे खाने में क्या पसंद है ये भी डेटा है, मेरे कौन फ्रेंड्स हैं ये भी डेटा है, मेरा सैलरी कितना ये भी डेटा है, कौन से बैंक को मैं सब्सक्राइब करती हूँ, हर एक की अपनी इकॉनमी है, राइट? सो एवरी टाइम आई एम पुटिंग अप माई सेल्फ एज अ डेटा, आई एम पुटिंग अप इंटायर सिस्टम एज अ डेटा जनरेटिंग यूनिट. सेम गोज विद एग्रीकल्चर. हमारी कंट्री में एप्पल्स, ठीक है, या मैंगोज का सीजन आ रहा है. मैंने रिसेंटली एक रिपोर्ट पढ़ी है, 2 या 3 दिन पहले ही पढ़ी है, कि इंडिया का मैंगो वर्ल्ड की किसी भी कंट्री के मैंगो से एटलीस्ट 4 टाइम्स ज़्यादा एक्सपेंसिव है. आप सोचिए ये वही मैंगो है जिसे गांव के बच्चे खेलते खेलते पत्थर तोड़ के गिरा देते हैं. दुनिया के किसी भी आम से 4 गुना ज़्यादा महंगा है ये. ऐसा क्या हो गया भाई हमारे आम में? मतलब हमने तो कभी आम में से सोना निकलता नहीं देखा, राइट? जो मैंने आम काटा उसमें से गोल्ड कॉइन लक्स में से निकलता है ना, कभी कभी किसी किसी को तो मिलता ही वो गोल्ड कॉइन गोल्ड स्टार. मेरे तो कभी भी ऐसे नहीं आया मैंगो में. और मैंगो मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम मुझे तो ये भी नहीं पता होता कि कौन सी वैरायटी घर में आई है. कोई तो ले ही आता है, कोई काट ही देता है, तो टेबल पर ही दिखाई दिया मुझे. और ये भी नहीं है कि इस वैरायटी का लाओगे तो हमेशा मीठा होगा. कभी मैंने खट्टा भी देखा, कभी मैंने उसको सड़ा हुआ भी देखा, कभी मैंने बहुत अच्छा भी देखा. सो ऐसा क्या है हमारे मैंगो में कि इट इज़ 4 टाइम्स एनी डे एक्सपेंसिव देन एनी अदर वैरायटी एनी अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. और फिर भी हमारे आम का किसान गरीब है. ऐसा नहीं है कि वो टोबैको फार्मर की तरह सुनकर बेचो. आम का किसान अभी भी गरीब है. उसका जो कॉस्ट है वो 3 चीज़ों पे है. सबसे पहले पोस्ट हार्वेस्ट, जो कच्चा आम को लोग तोड़ के ट्रांसपोर्ट करके लेके आते हैं, इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव. सेकेंड, जब उसको पकाया जाता है, मैंगोज को पकाते हैं ये लोग कार्बाइड गैस के साथ, इथाइलिन के साथ नहीं पकाते हैं. सो कार्बाइड गैस, और इसीलिए अगर आप कोल्ड स्टोर मैंगो देखो उसमें एक स्मेल सी होती है, थोड़ी बिटर सी स्मेल होती है, क्योंकि मैंगो नेचुरली स्वीट स्मेल करता है. सो कार्बाइड गैस से मैंगोज पकाना इट इज़ अ कॉस्टली थिंग. उसके बाद में जब वो आम पक गए तो अगेन फिर वही प्रॉब्लम है ना कि कुछ मैंगो हरे भी मीठे होते हैं, पके हुए होते हैं, कुछ येलो भी थोड़े से सावर होते हैं. जब आपने उन सबको आपने एक फिक्स डोज ऑफ कार्बाइड रिलीज करी 10 डेज के लिए, 8 डेज के लिए, 2 आवर्स पर डे, अब वो सब पक गए आपके हिसाब से, क्योंकि लेबोरेटरी डेटा कहता है कि वो पक गए. अब जब वो मैंगो मार्केट में गए तो कुछ इतने ज़्यादा पक गए कि वो ख़राब हो गए, कुछ को ज़रूरत ही नहीं थी पकने की, वो फिर भी ज़बरदस्ती पकाए गए तो वो गुस्सा हो गए और सड़ गए. सो too much of wastage, and what it is resulting into post harvest loss. Mango is the premium crop of our country and premium crop of world. ये world का one of the tastiest fruit है. और इतना waste होता है क्योंकि हमारी post harvest chain properly designed नहीं है. अब AI इसमें क्या कर सकती है सोचिए. हम अगेन जो मैं बनाना में हम इसका RGB इंडेक्स डिफाइन कर सकते हैं. भाई जो मैंगो हमेशा ही हरा रहेगा, हाथी हमेशा हाथी ही रहेगा, गुलाब हमेशा गुलाब ही रहेगा, उसको कमल में कैसे कन्वर्ट कर दोगे? तो जो मैंगो हमेशा हरा ही रहेगा उसको कार्बाइड में लगा लगा के आप उसको क्या येलो ही कर दोगे क्या? येलो नहीं हो पाएगा, कभी नहीं हो पाएगा. तो फिर आप यू आर स्पॉइलिंग द क्रॉप, यू आर स्पॉइलिंग द नेचर ऑफ दैट वेरी फ्रूट. हर मैंगो अल्फांसो मैंगो नहीं है जो ग्रीन से शुरू होता है और ऑरेंज पे खत्म होता है, लाइक ऑरेंजिश ब्राइट ऑरेंज येलो. हर मैंगो ऐसा नहीं होता है. काफ़ी मैंगो ग्रीन येलो ही रहते हैं, काफ़ी मैंगो ग्रीन ही रहते हैं. सो यू हैव टू हैव दैट डेटा कि कौन सी वैरायटी है, उसका कलर कौन सा है. व्हेन डू यू से अ ग्रीन मैंगो रॉ एंड ग्रीन मैंगो राइप, इन दोनों में दोनों ग्रीन है, हाउ वुड यू डिस्क्रिमिनेट? इन सब के लिए आपको कंप्यूटर विजन
and if you have it for a system, you would actually know where to plug it, alright? And एक तो आप हाथ से या किसी को तोड़ के आप तोड़वा लें, एक आप इसी चीज़ को सेंसर में, इसी कंप्यूटर विजन को सेंसर में लगा दीजिए और रोबोटिक हैंड पे लगा दीजिए, तो वो हर मैंगो के पास जाके वो डेटा रीड कर लेगा और कहेगा ओके तुम्हारी जान आज छोड़ दी जा सकती है क्योंकि तुम अभी कच्चे हो, तो वह तोड़ लेंगे कि तुम इस डेटा के हिसाब से पक गए हो, ठीक है? कितना क्लियर हो जाएगा, जो कच्चा है उसको सफिशिएंट टाइम मिल रहा है पकने का, वी आर नॉट वेस्टिंग फ्रूट्स, राइट? हम वही मैंगो तोड़ रहे हैं जिसमें टोटल सॉल्युबल शुगर हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से है, सो वी वुड बी प्रिवेंटिंग सो मच ऑफ वेस्टेज. So this is how we are going to use AI for agriculture, particularly for post-harvest, right? So these were a few examples which I wanted to share, and since आप लोग engineers हो and now you are learning about AI, I would be very happy अगर इस तरीके का हम ऐप डेवलप करेंगे जिसमें these tools are made so simple जो फार्मर भी समझ सके कि उसको बस अपना एक फ़ोन लेना. आजकल तो सारे फ़ोन्स, मतलब मैंने कहा ना, जो कंपनी AI बोल सकती है वो आपको एडवर्टाइजमेंट में दिखा देगी ये AI इनेबल्ड है. सो वो हर फ़ोन पे आजकल AI इनेबल्ड है. वो सिर्फ उस मैंगो के पास ले जाए और एक टिक रेड या ग्रीन कलर आ जाए. रेड कलर इज स्टॉप, डोंट प्लग. ग्रीन कलर इज ओके, यू गो अहेड टू प्लग. ट्रैफिक लाइट सबसे सिंपल इंडिकेटर सिस्टम है, अनपढ़ को भी समझ में आता है. रेड, एम्बर, ग्रीन, राइट? 3 कलर है, सबको समझ में आता है. सो रेड, ठीक है, रुक जाइए, अभी मत तोड़िए, कच्चा है. एम्बर कर लीजिए एक बीच में कलर कि हाँ आप इसको लोकल मार्केट के लिए यूज़ कर सकते हैं, ज़्यादा पक गया है. ग्रीन तोड़ लीजिए फॉर एक्सपोर्ट मार्केट, ठीक है अभी पकेगा, 10 दिन लगेंगे इसको. कितना सिंपल हो जाएगा फार्मर के लिए. सो कोशिश कीजिए अगर आप में से कोई ऐसी कोई ऐप डेवलप कर सके किसी भी फ्रूट या वेजिटेबल के लिए, हम किसी सेगमेंट में तो लॉस बचाएं यूजिंग द टेक्नोलॉजी, एंड दैट शुड बी गुड. थैंक यू सो मच. मैम, जिस तरह की ऐप की आपने बात की है, इस तरह का एक डिवाइस शार्क टैंक इंडिया पे कुछ सीजन पहले आया था. उसमें 2 लेडीज थे, उन्होंने एक डिवाइस डेवलप किया था इलेक्ट्रॉनिक्स से कि लाइक आप लाइक किसी भी फूड के पास उसे लेके जाइए उस, और उसमें इसी तरीके के 2 इंडिकेटर थे, रेड एंड ग्रीन. अगर रेड लाइट ब्लिंक करे इट मीन्स वो अंदर से रॉटन स्टेज पे है, और अगर ग्रीन है तो इट मीन्स अंदर से. इस तरीके का डिवाइस तो उन्होंने आई मीन डेवलप किया है. दैट इज सो गुड. मैंने आपको कहा ना कि इनोवेशंस हमारी ही कंट्री से आएंगे क्योंकि ये प्रॉब्लम्स हमारी है, दे आर आवर प्रॉब्लम्स, और इनको हम अगर हम इनको मिस करते हैं हमारा फार्मर सफ़र करता है. तो कहीं ना कहीं, और फार्मर देखो, अब हम भगवान तो नहीं है ना कि फार्मर सफ़र करेगा और हम रोएंगे. ऐसे तो हम अच्छे हैं नहीं. हम कब रोएंगे? जब हम पे करेंगे. अरे अनाज खराब हो गया या टमाटर की फसल खराब हो गई, जब 300 रुपये किलो टमाटर खरीदना पड़ रहा है, तो मुझे समझ में आएगा कि फसल खराब हो गई है. वैसे फार्मर से हमारी कोई सिंपैथी नहीं होती, किसी से भी नहीं होती है ना. तो प्रैक्टिस करें कि ऐसे डिवाइसेस ऐसे और भी बने. मेक इट मोर एंड मोर यूजेबल. हैंड हेल्ड डिवाइसेस, फ्लैट पैनल डिवाइसेस में आप लगा दीजिए. फार्म के ऊपर जितने भी जैसे पेड़ों के ऊपर छोटा छोटा सा इंडिकेटर लगा दीजिए कि इस जोन में मोर इथाइलिन मीन्स मोर फ्रूट आर राइपेंड, जिसे फार्मर देख के, हमें लैंग्वेज की भी ज़रूरत है. हमारे यहाँ पे लैंग्वेज की भी, अगर this is a very interesting example. Again, I'll tell you about my mother. She's no more, so I get so many examples from her life only. So, एक बार उनके patients में से there was one lady and she came and she was speaking something and my mother was listening. And after some time, my mother wrote the medicine and then she walked away. And then that lady was from Odisha and she only spoke Odia. And then I told my mother, do you understand Odia? आपने उसको क्या लिख के दे दिया? So my mummy said, बातें करने के लिए लैंग्वेज की कौन ज़रूरत होती है? And I said, अरे how do you then communicate? She said, I would know na what she was talking about. She was telling what she was having pain on. And I said, how without language? So my mom, she said, because she was telling her symptoms. और like मेरा दिमाग उस बात से आगे ही नहीं जा रहा था कि बिना लैंग्वेज के how she was telling. And that was the day my mother, she took me to superstore and said, I will give you this food. Okay, you cannot read the label. How would you know this food is fit for consumption?
I said I would look back and say it has green dot or red dot. So my mother said, this is the beauty of this country. You don't require language to talk or make a choice. You can make color code. You can make pictures. You know, कई बार आपने देखा ना प्लेकार्ड के ऊपर कुछ एनिमल्स बने होते हैं और ऐसा क्रॉस लगा होता है, डोंट क्रॉस दीज एनिमल्स क्रॉस द रोड, या हॉन्क के ऊपर साइन लगा होता है, नो स्मोकिंग साइन. So my mother she explained me, you are living in a diverse country. You don't require a common language. There are so many ways to communicate, right? And when I started working in agriculture, I realized she was right, because language to dialect to verdict बहुत चेंज होता है. एक स्टेट में दो डिस्टिंक्ट लोकेशन के लोग सेम लैंग्वेज नहीं बोल पाते. सो बट स्टिल दे ऑल डू द कॉमन थिंग. इट इज़ बिकॉज अगर आप नॉन लैंग्वेज टूल्स डेवलप करेंगे जो कलर बेस्ड हो, इमेज बेस्ड हो या साइलेंट बेस्ड हो, सो यू नो जो डिस्क्रिमिनेशन आपको इमीडिएटली डिस्क्रिमिनेट करके बता सकें, यू विल बी सक्सेसफुल. And they are the ones who should be good. I think in a country like us, where I said in fourth industrial revolution, we should be the leaders. This is how we should be the leaders. आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, वर्ल्ड में कहीं पर भी और किसी भी कंट्री में वेज और नॉन वेज फूड का ऐसा क्लासिफिकेशन नहीं है, कलर कोडेड, सिर्फ इंडिया में. कहीं पर भी नहीं है. वहाँ पे आप इंग्रेडिएंट पढ़िए कि इज इट उसमें इंग्रेडिएंट्स में अगर आपको कहीं फिश या ऐसा कुछ दिख जाए तो आप समझ लीजिए आपके काम का है या नहीं. और अगेन आई कोट माई पर्सनल एग्जाम्पल. मेरी पोस्ट इन यूके में थी एंड आई फास्ट फॉर वेंसडेज एंड एकादशी. सो आई वाज थिंकिंग कि व्हेन यू आर एट होम समबडी इज मेकिंग समथिंग फॉर यू ऑन फास्ट. सो आई थॉट आई गो टू सुपर स्टोर एंड बाय सम पोटैटो चिप्स. मैंने एक चिप्स का एक बॉक्स उठाया एंड आई थॉट पोटैटो चिप्स में तो पोटैटो चाहिए, सी अगेन पोटैटो. सो आई वेंट टू द काउंटर और मेरे आगे लंदन में एक लेडी थी, शी वॉज अ पंजाबी लेडी. शी सेड कि ये पोटैटो चिप्स व्हाई आर यू परचेजिंग इट, आई कैन गेट यू बेटर क्वालिटी वन. मैंने बोला आंटी मेरा फास्ट है तो आई थॉट आई माइट ईट इट. सो शी सेड फास्ट में तो ये कभी नहीं खा सकते. मैंने बोला आंटी पोटैटो है ना. कहती टर्न करके देखना, दीज एवरी पोटैटो चिप्स इन यूके इज फ्राइड इन लैड. दैट मीन्स एनिमल ऑयल. जो कैटल इनके स्लॉटर के बाद में जो ऑयल निकलता है उस ऑयल में. सो फास्ट में इससे तो तू रोटी खा ले. I realized बात तो सही है सर. I would have really stepped myself on there. So I said तो इस पे डिस्क्रिमिनेशन क्यों नहीं है? तो कहती तो यहाँ खाने में डिस्क्रिमिनेशन नहीं है. Everybody eats non-veg. You don't have that veg, non-veg and no प्याज and जैन and इस तरीके का यहाँ तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है. And then I realized that's true. दैट इज़ वाई हमारे यहाँ पे वो वेज नॉन वेज का कॉन्सेप्ट कितना प्यारा है ना. रेड डॉट है तो मैं नहीं लूँगी और ग्रीन डॉट है तो मैं लूँगी. सिंपल. ऐसा वर्ल्ड में कहीं नहीं है. एंड दिस इज़ व्हाट इज़ आवर स्पेशलिटी. हम अपनी टेक्नोलॉजी को जितना सिंपल, जितना नॉन लिंग्विस्टिक बना सकें, उतना हम उसको सिमेट्रिकल बना सकें. Ma'am, when we are taking big data in account to predicting the future trends, so basically underlying basis we assume that things are periodic. नहीं, हम जैसे और how can you take the surprises बेस्ट in this? एग्जाम्पल मैं आपको देख लूँ. हम अगर लास्ट 50 इयर्स का डेटा लेट अस से हम क्लाइमेट चेंज के रेफरेंस में अगर मैं ये देखना चाहूँ कि चावल की खेती अब कैसे, बिकॉज अंडरग्राउंड वाटर टेबल इज गेटिंग इम्पैक्टेड, राइट. सो इफ़ आई वांट टू से कि 50 साल में जो चावल की ग्रोथ रही है वो आने वाले 5 साल या 10 साल तक कैसी रहेगी, तो उसमें 2-3 फ्रैक्चर्ड पोर्शंस हैं. सबसे पहले तो ये कि जब वो डेटा कलेक्ट करना शुरू किया तो कंसिस्टेंटली नहीं कलेक्ट किया. फिर सेकेंड स्टेज में डेटा मिसिंग कब होता है, जब वो डिजिटाइज नहीं हुआ. कई जगहों पे एक साल डिजिटाइजेशन रोल आउट नहीं हुआ था. थर्ड कोविड के टाइम पे डेटा वाज नॉट कलेक्टेड. सो उन जगहों पे हम प्रिजर्वेटिव डेटा लगाते हैं. जैसे हम ट्रेंड्स देखते हैं, हम अभी मैं 50 साल का ट्रेंड देख रही हूँ, उसमें मुझे 3 वेरी क्लियर ग्रे ब्लॉक्स दिख रहे हैं जहाँ पे डेटा नहीं है. सो आई विल से अच्छा ठीक है, इसका नियरेस्ट नेबर क्या है, राइट. देयर इज एन एल्गोरिथम कॉल्ड के नियरेस्ट. सो मैं देखूँगी अब जो बचा हुआ डेटा है वो नियरेस्ट किसके पास आता है. क्या 3 साल का मैं डेटा लेके देखूँ कोविड के पहले का, इज इट अ गुड इनफ डेटा टू सेट अ ट्रेंड. फिर मैं उसको 3 से 5 साल बढ़ाऊंगी. क्या 5 साल में एक ट्रेंड में स्टैब्लिश कर सकती हूँ, तो मैं उन 3 साल का जो कोविड का मिसिंग डेटा है मैं उसमें फिल इन करने की कोशिश करूँगी. एंड देन आने वाले 3 साल मतलब कोविड के बाद की जो 3 साल है वो डेटा मैं लूँगी एज अ सुपरवाइजन मॉडल, टेस्टिंग मॉडल कि मैंने 5 साल का डेटा ट्रेंड प्रिडिक्ट किया था
और जब मुझे डेटा वापस मिलने लगा दैट मीन्स 2023 के बाद का, तो ट्रेंड्स क्या वैसे ही हैं जैसा मैंने अभी डिज़ाइन किया है? अगर हाँ तो आई विल फिट इन दैट डेटा। Like suppose before to like COVID, we have all data. We don't with have the- all data. Like, but still we cannot like predict the COVID on the basis of past 50 year data. Like if I assume I have every data till go under 2018 with finest accuracy, but still I am not able to like find that in the next year this would happen. This So- would happen like what COVID would happen. Yeah. COVID is see ये जो डेटा है ना ये रिपीटेटिव इवेंट का है, ठीक है? So underlying Repetitive thing is event, that हाँ, this should be periodic. रिपीटेटिव इवेंट जैसे खेती, अब मैं चावल का डेटा मॉनिटर करके एवोकाडो का प्रेडिक्शन तो नहीं कर सकती, है ना? सो मुझे चावल का ही प्रेडिक्शन करना है। वायरल इन्फेक्शंस, और ये इन्फेक्शन इन्फ्लुएंजा के नहीं थे, अगर इन्फ्लुएंजा पोलियो इनके होते तो हम मेकआउट कर लेते क्योंकि ये रिकरिंग इवेंट्स हैं हमारी कंट्री। बट अब देखो, अभी मैंने आज सुबह ही न्यूज़ पढ़ी, देयर इज अनदर कोविड वेरिएंट व्हिच हैज कम आउट, इंडिया में ही आया है तो अब हम कोविड की प्रेडिक्शन कर सकते हैं क्योंकि 100 इयर्स में पिछला कोविड जैसा एपिडेमिक 100 इयर्स पहले आया था स्पेनिश फ्लू, उस टाइम में डिजिटाइज कुछ नहीं होता था, उस टाइम में ट्रेंड्स डिसाइडेड नहीं थे। तो पिछले 20-50 सालों में जब हमने मेडिकल साइंस को पैटर्न करने की कोशिश की, एक पैटर्न इवॉल्व करने की कोशिश की, तो उसमें एपिडेमिक वायरल डिजीजेस नहीं थी। हम पोलियो का कर सकते हैं, पोलियो का हमने मॉनिटर किया है। सो जिन चीज़ों की रिपीटेशन एक्रेंस नहीं है उनका प्रिडिक्शन नहीं कर सकते। सो वी कैन ओनली से इम्यूनिटी लेवल्स, मतलब हम उसका पैसिव प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि जैसे इस टाइम में वैक्सीनेशन के बाद, फॉर एग्जाम्पल दिस इज नॉट करेक्ट, दिस इज नॉट ट्रू, ओके, बट लेट अस से वैक्सीनेशन के बाद में यंग पीपल आर डाइंग ऑफ हार्ट, जस्ट वन एग्जाम्पल, दिस इज नॉट व्हाट आई एम सेइंग, ओके। अब आप ये कर सकते हो कि कोई भी एपिडेमिक आने लगेगा तो आप ये देखोगे क्या इम्यूनिटी कम हो जाती है वैक्सीनेशन के बाद में, क्या यूथ के ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। आप अभी ये स्टडी कर रहे हो कोविशील्ड और कोवैक्सीन किसके पेशेंट ज़्यादा कोलैप्स हो रहे हैं, किस एक्टिविटी में, मोस्टली जिम जा रहे थे जो कोलैप्स हो रहे हैं ना। सो एक पैटर्न हम स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं, बट देयर हैज़ टू बी समथिंग ऑन विच वी बिल्ड अप द पैटर्न, रैंडम कुछ। मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाहता हूँ कि जब आप फ्रूटों की बात कर रहे थे इम्पोर्ट, तो उसमें आपने एक प्लांट का नाम लिया था, उसी प्लांट के बारे में बताएंगे जो कांग्रेस प्लांट कांग्रेस ग्रास। कांग्रेस ग्रास। कांग्रेस ग्रास, इसको गाजर घास भी बोलते हैं या पार्थीनियम। तो आप कभी भी खेतों में जाके देखो, ये वर्ल्ड का सबसे खराब इन्वेजिव प्लांट है। जब हमारे देश में फूड नहीं हो रहा था, हम जस्ट आज़ाद हुए थे, तो हमने अमेरिका से शिप में वीट मांगा था और उस वीट के साथ में पार्थीनियम की सीड्स आ रहे थे। अब ये सीड्स इतने ज़्यादा फैल गए, हर खेत में आपको दिखेंगे। इसकी ना गाजर जैसी पत्तियाँ होती हैं, बिल्कुल गाजर के पौधे जैसी थी, सफ़ेद रंग का छोटा 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 सा फ्लावर खिलता है और ये पूरी की पूरी ज़मीन को ऑक्यूपाई कर लेता है। मतलब इट इज़ सो डिफिकल्ट फॉर अ फार्मर टू ग्रो इट्स क्रॉप। सेकेंडली, इससे एलिनोपैथी की प्रॉब्लम, मतलब उससे ना जो फार्मर वहाँ पे काम कर रहा है उसकी स्किन खराब हो जाती है, भयंकर वूंड्स हो जाते हैं उसको। सो इट इज़ अ डेंजरस थिंग। उसका कोई ऐसा आउटकम नहीं है कि आप उसको निकाल के उससे कुछ बना लो। मतलब कुछ लोग जो लैंटेना एक फ्लावर है, कलर्ड छोटा छोटा सा फ्लावर होता है, उसके हिमाचल में कुछ लोग ये बास्केट बना लेते हैं। तो देयर इज़ अ वे टू मैनेज दोज वीड्स, बट पार्थीनियम हमारे देश का भी नहीं है, अमेरिका से आया है और प्रीटी मच इतना खेत खराब कर चुका है। सो दैट इज़ कॉल्ड एन इन्वेजिव प्लांट। सो हम ये सोचते हैं और इसी एपिसोड के बाद में ये एक स्टैंडर्ड लिस्ट बनी हर देश के लिए कि जब भी हम फूड इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करेंगे तो हम एक लिस्ट भी देंगे कि हमारे देश में ये वायरस है, ये पैथोजन है, ये वीड्स हैं, आपके देश में नहीं है तो फिर वो हमसे नहीं इंपोर्ट करते, या हमारे देश में नहीं है तो हम उनसे नहीं इंपोर्ट करेंगे, बिकॉज नोबडी वांट्स दैट काइंड ऑफ ए लायबिलिटी। दिस इज हाउ एवरी बिजनेस इज डन। मैम, जैसे आपने कहा पार्थेनियम, जिस प्लांट का बेसिकली आपने नाम लिया, ये अमेरिका से आए, इसके सीड्स अमेरिका में भी कहीं ना कहीं ये एग्जिस्ट करता होगा, इट मींस तो वहाँ पे भी ये प्रॉब्लम होगी या नहीं, they वहाँ have पे ना controlled it? नहीं, देखो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो किसी एक देश में होती है बट उस देश में वो नुकसान नहीं कर पाती क्योंकि उनका नेचुरल प्रेडेटर होता है उस देश में। तो हमारे यहाँ पे एक ब्रिटिश एक
प्लांट लेके आए थे, बहुत हमारे यहाँ पे उगता था वो प्लांट, और वो बहुत सुंदर उसमें फूल आते हैं, येलो बहुत ही सुंदर फूल आते हैं। ब्रिटिश यहाँ पे थे तो उनको वो फूल पसंद थे। उस टाइम में क्वारंटाइन का कोई इतना ज़्यादा अवेयरनेस नहीं था, तो वो ये फ्लावर उठा के जो भी चीज़ अच्छी होती थी वो यूके ले जाते थे। अब वो उठा के उसको यूके ले गए। हमारे यहाँ पे उसका नेचुरल प्रेडेटर है, जैसे ही वो एक लेवल के बाद बढ़ता है वो प्रेडेटर उसको खा लेता है। इट डजंट अलाउ दैट प्लांट टू गो बियॉन्ड द थ्रेशोल्ड। लेकिन इंग्लैंड में वो प्रेडेटर नहीं है, तो अब बिना टीचर के स्टूडेंट जैसे हो जाते हैं ना, वैसे वो बिल्कुल इतना ज़्यादा फैल गया है, रेलवे ट्रैक्स पे, घरों के अंदर, पाइप्स के अंदर, सब जगह पे। सो कुछ साल पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक प्रोजेक्ट सैंक्शन किया, ब्रिटिश साइंटिस्ट को इंडिया भेजा, उन लोकेशंस पे भेजा जहाँ पे ये वाला फ्लावर उगता है, कि यहाँ पे नेचुरल एनिमी कौन सा है उसको ढूंढ के लाओ और उसको हम इम्पोर्ट करेंगे, ताकि देयर हैज टू बी ए चेक एंड बैलेंस। अगर कोई चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा पड़ती है तो नेचर का एक वे है उसको सप्रेस करने का। जिन जगहों का ओरिजिनल प्लांट है उन जगहों पे तो वो मिल जाएगा, आप प्लांट चोरी करके ले जाते हो, उसकी एनिमीज थोड़े ना चोरी करके ले जाते हो, इकोसिस्टम थोड़े ना चोरी करके ले जाते हो। सो दैट इज हाउ द डिफरेंस इज। अमेरिका में दे हैव कंट्रोल, दे हैव नेचुरल प्रेडेटर्स, हमारे यहाँ, और अब हम उसको ला भी नहीं सकते क्योंकि वो इतना फैल गया है कि उसको मतलब अब वो ना रूम में चूहे भगाने के लिए मैं उतनी बिल्लियाँ ले आऊँ, फिर मैं उतना कुत्ते ले आऊँ, फिर उसके बाद एक और बड़ी चीज़ है, वो फिल्मों वाला साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। तो फिर मोर वी डू दिस थिंग मोर प्रॉब्लम इंक्रीजेस। ज़्यादा चूहे ज़्यादा अनाज खाएंगे, ज़्यादा बिल्लियाँ ज़्यादा बीमारियाँ करेंगी, ज़्यादा दूर पी जाएंगे, तो वो चीज़ कहाँ पे जाके रुकेगी, है ना। सो वी हैव टू फार्म, क्योंकि वो प्लांट इतना इंडिजिनाइज हो चुका है, तो हमें उसका कोई इंडिजिनस प्रॉब्लम सोल्यूशन भी ढूंढना होगा, एंड दैट इज द ओनली वे वी कैन।